कान पकड़ के 5 दिन उठ जाते हैं ताकि वो तक हो गई। कभी दिखावे ना ऐसा न दिखाई साहब, लेकिन हम 2200 रुपया देवे के पाए उनसे दे दे। अरशद वारसी की मूवी का एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। मतलब खुद ही अपने आप ऐसी हरकतें करेंगे कि सामने वाले को फोर्स किया अपना जूता चप्पल चाटने के लिए, उसके बाद में उसकी वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद में सोशल मीडिया पर डाली, सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई, उसके बाद में खुद अपने हाथों में हथकड़ी और अपने गले में फंदा डाला। मतलब ये वो लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज की डेट में भी किस तरीके से यहाँ पर ये ऊंची जात नीची जात वाली हरकतें कर कर मतलब इनको क्या मिल रहा है। हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करके हटे, पर लेकिन इनके दिमाग में एक तरीके से 75 ग्राम भी शर्म नहीं है कि इंसान जो है ऐसी हरकतें करनी आज की डेट में छोड़ दे। यहाँ पर आप लोग खुद देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें बुरी हैं। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये कि सोशल मीडिया है जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, वरना ग्राउंड लेवल पर दुनिया भर की ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आज की डेट में ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों को रोका जा सकता है और ये एक एथिकल केस भी बन जाता है। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में आज की डेट में डीएम हैं या फिर आप लोग वहाँ पर आज की डेट में एसपी हैं और आपके एरिया में कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसको कैसे हैंडल करोगे। तो एक अच्छी सी केस स्टडी भी इसके ऊपर यहाँ पर आसानी से बन सकती है जीएस पेपर 4 के अंदर में। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह कि इनके ऊपर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट 1989 लग गया, यानी कि ये कानून लग गया। अब इनकी अकल अपने आप ठिकाना आ जाएगी और इसी के साथ में भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के 2 सेक्शन भी लग गए भाई, पर 2 क्या 3 सेक्शन लगे। एक तो 323 जिसमें वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी कि इंसान को जो है जानबूझकर उसको बेसिकली एक तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 506 में क्या कहता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि आपराधिक धमकी आप लोग इसको बोल सकते हो सामने वाले इंसान को। और 504 क्या बोलते हैं, यहां पर एक तरीके से इंटेंशनल इंसल्ट की जा रही है सामने वाले इंसान की और एक तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को भी ये बोला जा रहा है कि शांति भी एकदम भंग करने की कोशिश की जा रही है इंडियन पिनल कोड के तहत अगर बात करें तो ये भाई साहब जो है अब लंबे टंग गए। अब आगे से कभी ना तो ऐसी हरकतें करेंगे और ना ही किसी को बोलेंगे ऐसी हरकतें करने के लिए। और सबसे बड़ी बात आप लोग यहां पर खुद देखिए यार, हमारा संविधान में अगर आप लोग जाओगे ना, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। ये जो फंडामेंटल राइट है ना, इन फंडामेंटल राइट में जो काफी इंपॉर्टेंट राइट है, कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जब बात करोगे यहाँ पर जो ये आर्टिकल्स हैं, इसमें जब आर्टिकल 32 के बारे में बात करते हैं तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। यानी कि अगर ये आर्टिकल इंप्लीमेंट करने हैं और ये आर्टिकल इंप्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट में यहां पर जा सकते हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। समानता के अधिकार की बात की जाती है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक का। तो समानता कहां पर रह गई यार, यहां पर आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के बारे में आप लोग बात करते हैं, 19 से लेके 22 तक। और आर्टिकल 21 तो ये डिग्निटी वाली लाइफ के बारे में भी आप लोग बात करते हो, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हो। तो कहाँ रह गई ये सारी चीजें अगर ऐसी हरकतें यहाँ पर समाज में आज के डेट में भी आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके के आर्टिकल है ये कई डायमेंशन में आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक एथिकल इशू बन रहा है, सोसाइटी में इक्वलिटी की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कास्टिज्म इस तरीके से आज के डेट में भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में। तो इस तरीका कोई मुद्दा आता है तो आप लोग उसको इस डायमेंशन में थोड़ा सा देखा करो कि अगर उस एरिया में आप एक ऑथोरिटी के तौर पर हो तो कैसे आप लोग उसके साथ में डील करोगे। ठीक है, आप लोग की क्या राय इसके बारे में कि आप लोग इस इशू को कैसे देखते हैं। जब ये वीडियो आप लोगों ने देखी, मतलब क्या आप लोग इस पे एज ए एक सिविल सर्वेंट एस्पेरेंट के तौर पर आप लोग की क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, मैं वो भी थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं। तो बताना जरूर, ये खुद आज के ही न्यूज़पेपर में द हिंदू के द्वारा बेसिकली पब्लिश की गई है। ठीक है दोस्तों, आज है 10 जुलाई, बहुत ही शानदार डिस्कशन रहने वाला है। आर्टिकल इतने मजेदार रहेंगे कि आप लोगों का मजा आ जाएगा। अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल रहेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, इसी के साथ में प्रैक्टिस भी रहेगी और प्रैक्टिस के साथ में आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं शानदार तरीके से, मिलजुल कर काम करेंगे। इसी के साथ में कल का दिन कैसा रहा जरूर बताएगा, क्योंकि अगर अपने ऊपर ध्यान नहीं रखोगे, दूसरों के ऊपर ध्यान रखोगे तो लाइफ में कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। आप लोग एक बात बताओ, अगर आज के दिन में आप लोगों को दूध पीना है या फिर चाय पीनी है और आप लोगों ने उसमें 2 चम्मच चीनी डाली है,
तो क्या ये जो दूध है ये आप लोग को 4 चम्मच चीनी जितना मीठा लगने लगेगा? 2 चम्मच चीनी जितना ही मीठा लगेगा ना। अगर आप लोगों ने इसमें 10 चम्मच चीनी डाली है तो आप लोगों को 10 चम्मच चीनी जितना ही मीठा लगेगा ना। जैसे मिल्खा सिंह मूवी ने देखी, जब वो कोच साहब मिलने जाते हैं, वो मिल्खा सिंह उसमें चीनी डालते रहते हैं, ओए मिल्खे इतना मीठा भी नहीं लगा तो वो कोच साहब ये तो आपकी चाय है, ठीक है। तो क्या होता है वो, यानी कि एक तरीके से जितना मीठा आप लोग डालोगे उसमें वो चाय इतनी ही मीठी होगी। तो जिंदगी में जितनी मेहनत आप लोग करोगे ना उतना ही आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार थोड़ी सी मेहनत कर ले और रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार मिल जाए, ना तो किसी के साथ में हुआ है और ना ही किसी के साथ में होने वाला है। आप लोग जितना एफर्ट डालोगे ना अपनी बॉडी के ऊपर ही ले लीजिए, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी ही बॉडी आप लोग की फिट होगी, और जितने आप लोग अनहेल्दी फूड खाओगे और ये करोगे उतनी आप लोगों की बॉडी जो है वो बर्बाद होती नजर आएगी। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने चीज़ों को किस डायरेक्शन में लेके चलना है। ये बात मैं आप लोग क्यों बोल रहा हूँ, ये बात कई बार कई सारे मेल मेरे पास में आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि सर जिंदगी को कैसे इंप्रूव करें। जिंदगी 1 मिनट में इंप्रूव नहीं होने वाली है। आप लोग थोड़ा सा टाइम दो और थोड़ा सा पेशेंस रखो। जो भी काम करना स्टार्ट करते हो उसमें थोड़ी सी तो तसल्ली रखो। आप लोगों को लगता है माँ के पेट से सीख कर आए और तुरंत ही आप लोग यहाँ पर आज के डेट में जो है वो क्या कहते हैं बेसिकली राइटर भी बन जाए, आप लोग बॉडी बिल्डर भी बन जाए, आप लोग मतलब हर एक फील्ड में आप लोग टॉप पर जाकर बैठ जाएं। ये नहीं हुआ करता यार। आकर आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ता है। कई बार मन भी नहीं करता है काम करने का, फिर भी आप लोग काम करना पड़ता है। कई बार सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि काम करना पड़े पर फिर भी काम करना पड़ता है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को काम करना ही करना है, रुकना नहीं है। भले ही देर हो जाए थोड़ी सी, पर काम आप लोग जरूर करिए। अगर आप लोग ये पैटर्न जिंदगी में सेट कर लेंगे तो कभी भी आप लोग मार नहीं खाएंगे, सही डायरेक्शन में आप लोग अपने आप को चलते आ पाएंगे। बस एक बार डिसाइड कर लो, भले ही कछुए की चाल पर चलो, बस चलते रहो, रुकना नहीं है। जिस दिन रुक गए उस दिन कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। मैंने डिसाइड किया था लगभग 2.5 साल पहले कि मैं मंथली वीडियो लेकर आऊंगा। 2.5 साल से आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी महीने आप लोगों की जो वीडियो है वो मिस नहीं हुई। हो सकता है थोड़ा लेट हो गई हो, पर आप लोग ये नहीं कह सकते अब तक का अगर डेटा उठाकर देखोगे पीछे कि सर उस महीने में वीडियो नहीं आई है। ठीक है, आप लोग खुद देख लो यहाँ पर उठा के, हर एक महीने की वीडियो आप लोगों को मिलेगी। इस महीने की वीडियो थोड़ी लेट हो गई ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे, कई सारे ऐसे इशू थे जिसको मैं टैकल करने में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बिजी हो गया। तो पर लेकिन वीडियो आप लोग की आई यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं। और अभी आप लोग की जल्दी ही जो जून वाली वीडियो है वो भी अपलोड करूंगा। चाहता तो मैं क्या करता, निपटा देता इनको दोनों वीडियो को मिक्स ही करके बोल देता है ठीक है मई और जून की एक ही जगह देख लेना, 1-1.5 घंटे की बना देता उसको। पर लेकिन जिस तरीके से बोला है उस तरीके से काम किया जा रहा है। तो अपने लिए फील करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि यार उसको दिखाना है मुझे ये काम करना है। आप लोग खुद से फील करो कि मुझे ये काम करना है, और आप लोगों की जिंदगी में ये चीज इंप्रूवमेंट लेकर आएगी, ना कि किसी को दिखाने के लिए। जब तक खुद से फील नहीं करोगे ना अंदर से, देखो आप लोग अपने आप को 1000 तरीके से कोशिश कर सकते हो धोखा देने की, पर लेकिन आप लोग अपने आप को कभी धोखा दे नहीं पाओगे। क्योंकि जब जब आप लोग अपने आप को धोखा दोगे ना, आपका दिमाग जो है वो समझेगा कि किस तरीके से आप लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, और वो हमेशा आप लोग को डाउन करेगा उस चीज पर। आप लोग हमेशा फ्रस्ट्रेट रहोगे कि यार ये क्या हो रहा है जिंदगी में। आप लोग कभी अपने आप के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं ले पाओगे, आप लोग अपने आप के लिए मोटिवेट नहीं फील कर पाओगे अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों की लाइफ को कैसे लेकर चलना है। अगर डिसिप्लिन में रहना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, ये चीजें एक बार जिंदगी में आ गई ना ताउम्र फायदा पहुंचाएगी। बच्चे भी ये कहेंगे कि यार आगे चलकर जैसे आप लोग पापा चाचा ताऊ जो भी बनोगे कि यार, या फिर चाची आंटी जो भी आप लोग बनोगे आगे चल के, दीदी, सारी चीजें आप लोग देखना कि बच्चे भी ये कहेंगे यार उनके जैसा बनना है। तो उनके जैसा बनने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा यार। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो कि जिंदगी में आप लोगों की लाइफ है थोड़ा सा एफर्ट डालो, और उसके बाद में फिर देखो कितने शानदार तरीके से एंजॉय करते हो। बाकी कैसी लगी मंथली वीडियो, किस किस ने देख लिया उसको आप लोग जरूर देखना। और उस वीडियो को देखने में जब और ज्यादा मजा आएगा अगर ये रेगुलर वीडियो आप लोग देखते हुए आगे बढ़ोगे। तो ये चीज ध्यान रखना, रेगुलर वीडियो पर ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। ओके, एक यहाँ पर कल मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, वेस्ट बंगाल के अंदर में क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। मतलब बे इंतहा एक ऐसी कंडीशन देखने को मिली जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अब से फिर से 600 ऐसे बूथ हैं जहां पर फिर से इलेक्शन आज कंडक्ट कराया जाएगा। कई सारे लोगों की जान गई, इतनी बुरी बुरी वीडियोस देखी मैंने यहाँ पर, मतलब सर फटा फड़ा है बेसिकली, वहां पर उसमें से खून निकल रहा है। देख के भी इंसान को ये लगे कि ये इलेक्शन थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि युद्ध चल रहा है वहां पर दो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो बड़ी भयावह कंडीशन थी यार, मतलब एक तरीके से अंदर से दुख देने वाली कंडीशन थी। काम क्या था, ये इलेक्शन इसलिए कंडक्ट कराए गए थे क्योंकि हमारे देश में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया था कि ग्राउंड लेवल पर पंचायती राज सिस्टम के अंदर में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे।
पर लेकिन ये उल्टा ही पड़ गया यहाँ पर, पावर का टसल होने लगा भाई साहब। नॉर्मली बोला गया था कि लोगों के हाथ में पावर दी जाएगी, पर ग्राउंड लेवल पर भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके बीच में आप लोगों को यहाँ पर टसल होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर जो है उनके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर सही तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए। इतनी सिक्योरिटी तो यहाँ पर नेशनल और स्टेट लेवल के इलेक्शन में नहीं होती है जितनी पंचायत लेवल के इलेक्शन में यहाँ पर करनी पड़ गई। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है, कोई बूथ लेकर भाग रहा है, कोई कुछ, मतलब रियलिटी में ये एक तरीके से काला धब्बा आप लोग बोल सकते हैं देश की डेमोक्रेसी पर। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी है जनता का रूल, और जनता के रूल में यहां पर इस तरीका जब विघन पड़ता है तो वो ऐसा ही रूप धारण लेता है यहां पर जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें बड़ी ही बैलेंस बनाकर चलने वाली हैं। जब जब बैलेंस बिगड़ता है इसमें तब तब किसी न किसी की जान जाती है, और वो अभी आप लोगों ने यहां पर देखा। तो जो बच्चे थे कईयों ने तो ये बताया सर हमारा हाथ पकड़ पकड़कर वहां पर किसी और बेसिकली एक वोट डलवाई गई यहाँ पर, ऐसे ऐसे कई सारे कल मेल आए, कई सारे कल कमेंट आए। आप लोग देखना कल की वीडियो के नीचे भी कुछ कमेंट आप लोग ऐसे मिल जाएंगे, कई सारे बच्चों ने कई सारे कमेंट किए यहाँ पर। तो ये जरूरी है यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर चलना, क्योंकि बड़ी ही एक देव्य घटना है। क्योंकि हमारे देश में अगर संविधान में आप लोग बात करोगे, पार्ट 4 में जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलता है, और उसमें जिसको राज्य की नीति के निर्देशक तत्व तो आप लोग बोलते हो, उसमें एक आर्टिकल दे रखा है। आर्टिकल बताओगे आप लोगों को, आर्टिकल है 40 आर्टिकल यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम के बारे में बातें करता है। तो ये पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए हमारे देश में, और गांधीयन प्रिंसिपल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता भी चाहते थे कि पंचायत हो, पर लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से छोड़ दिया कि यार स्टेट वगैरह जो अपना आप बना लीजिए, जिसको पंचायत बनानी है। किसी ने बनाई नहीं, तो लगा कि खुद से ही बनानी पड़ेगी। तो फिर आकर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया 1992 में, तो तब जाकर यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। म्यूनसिपैलिटी जो है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लेकर आई गई और यहाँ पर कब इंप्लीमेंट किया गया, ये आप लोग को बताना है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ ऐसा ही सिस्टम है, उसको भी अब इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। वो किस आर्टिकल के अंडर में आता है ये भी आप लोग को बताना है। तो देखता हूँ कौन सा आंसर देता है इसके बारे में। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये राजस्थान पीसीएस में आई थिंक पूछा गया था एक बार। ये आप लोगों को ये बताना है, राजस्थान पीसीएस में और एक पीसीएस में और पूछा गया था। सबसे पहले हमारे देश में किस पर्टिकुलर राज्य के अंदर में पंचायत बनाई गई थी? याद रखना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 1992 में। उससे भी पहले पंचायत थी देश के अंदर में, ऐसा नहीं कि इसके आने के बाद में पंचायत बनाई गई है। कई सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज आ जाते हैं, तो कंफ्यूज आना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पंचायत का प्रोविजन था। अब बनाना ना बनाना तुम्हारे हाथ में है, पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने फोर्स कर दिया कि अब तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गए यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप लोग के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के माइंड में यहाँ पर क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, जो डाउट होगा उसको दूर करना है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो है पॉलिटी में आप लोग कवर की जाती है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आती है, और क्वेश्चन इनसे रेगुलरली आप लोगों के पूछे भी जाते हैं अगर पेपर उठाकर आप लोग देखोगे तो। ठीक है, 2-3 पॉइंट अभी यहाँ पर मुझे आप लोगों से बात करनी है। एक तो नंबर 1 ये है कि आप लोगों ने किस किस ने कल जो है यहाँ पर टेस्ट दिया, जो यहाँ पर सबके लिए एक टेस्ट था यहाँ पर शाम को 5 बजे, किस किस ने उसको प्रैक्टिस किया ये जरूर बताना, और कैसी परफॉर्मेंस आप लोगों को रह रही है। हर हफ्ते में आप लोगों को यहाँ पर उसको ट्रेस करना है। ठीक है, कल जो है आज तक की हिस्ट्री के एप्लीकेशन पर सबसे ज़्यादा बच्चे पहुँचे एक दिन में लगभग मतलब 1100 साढ़े 1100 के करीब बच्चों ने जो यहाँ पर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने कहा संडे में ऐसा लग रहा है फ्री होके आ गए, आज तो सारे के सारे एप्लीकेशन में पहुंचने। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर सीरियस कैंडिडेट बहुत सारे हैं। एक बच्चे ने कहा वहाँ पर अभी जो क्लासेस चल रही थी उसने देखी वहाँ पर जाकर, तो कह रहा है कि सर यहाँ तो ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा अपना SLV फैमिली यूट्यूब का यहीं पर ही आ रखा है। देखो पूरा नहीं है, वहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को सीरियस बच्चे देखने को मिलेंगे जो कि रियलिटी में पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। ठीक है, तो वो बनाया भी इसीलिए गया था क्योंकि आसानी से वहाँ पर एक तरीके से अगर कोई बदतमीजी काटेगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे यूट्यूब पे कह रहते हैं कोई भी कमेंट करके चला जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, पर लेकिन वहाँ पर अगर कोई हरकतें करेगा उसकी पूरी डिटेल वहाँ पर रहती है। अगर कोई इनरोल हो रखा है कोर्स में तो उसकी बैंक डिटेल भी है, उसका नंबर भी है, जीमेल आईडी भी है, तो वहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं काटेगा, और काटेगा तो फिर उसको 1 मिनट में सुधार दिया जाएगा। तो ये फायदा है वहाँ पर। यूट्यूब पर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर कौन किस नाम से पता नहीं क्या लिखकर चला जाता है, तो यहाँ पर किसी को गाली देकर चला गया कोई, तो वो चीज़ें एप्लीकेशन पर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये फायदा देखने को मिलता है।
तो ये आप लोग समझ सकते हैं। कई सारे बच्चे टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज का एक डेमो प्रोवाइड करा दीजिए। डेमो भी प्रोवाइड कराएंगे जल्दी, और ये सारी पूरा शेड्यूल बन गया है, उसको अपडेट किया जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर जल्दी सारी चीजें इसमें दिखने लगेंगी। सीडीएस की टेस्ट सीरीज जिसने कर रखी है उसको भी यहाँ पर अवेलेबल प्रोवाइड करा दिया जाएगा जल्दी। तो उसके लिए थोड़ा सा बस वेट करिए आप लोग, ठीक है। उसके लिए पूरी टीम लगी हुई है, टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों की तैयार हो रही है, उसके लिए प्रॉपर एक टीम है जो कि इसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को बताया था मैंने, सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है उसकी डेट डिसाइड हो गई है। जो आप लोगों का लेक्चर जो है 22-23 में आएगा, उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास कुछ आप लोग की आजकल में अपडेट कर देंगे। और पीएसआईआर का भी जो ऑप्शनल है, बहुत ही एक मतलब एक्सपीरियंस टीचर आप लोग बोल सकते हैं, जिन्होंने खुद ने बुक्स लिख रखी हैं पीएसआईआर के ऊपर, वो आप लोग का ऑप्शनल लेने जा रही है। तो पीएसआईआर किस किस को यहाँ पर लेना है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बेसिकली इंफॉर्मेशन रखिएगा, उसी बेस पर आप लोगों का शेड्यूल बनाया जा सके और उसी बेस पर यहाँ पर चीजें पब्लिश की जा सकें। तो अभी 2 ऑप्शन पक्के हो गए हैं आप लोग, एक तो सोशियोलॉजी, दूसरा पीएसआईआर। पीएसआईआर के लिए गूगल फॉर्म में अलग से डालूंगा, उसमें एक आइडिया लेना चाहूंगा कि किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। सारी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी, मंथली वीडियो की भी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं रेगुलर की दूसरा बैच कब आएगा। यहाँ पर कोई भी बैच नहीं आने वाला है, पूरा यूपीएससी का कोर्स है, वो एक कोर्स की तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। सीडीएस का कोर्स है, कोर्स की तरीके से रहेगा, बैच नहीं आएंगे, क्योंकि बैच वाले फंडे में पढ़कर बहुत ही ज़्यादा सरदर्दी होती है यार। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, आसानी से आप लोग उनको एंजॉय कर सकते हैं, अपनी जिसको जिस टाइम पर देखना है उस टाइम पर उनको देख सकते हैं। सारी जो वीडियोज़ आप लोगों के पास में अवेलेबल रहेगी। तो बैच वाला फंडा नहीं रखा गया है, रीज़न बहुत सारे हैं उसके पीछे, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी पढ़ाई तसल्ली में पढ़ाए और सिस्टमेटिक वे में चीज़ें लेकर चले। फिलहाल तो नहीं है, आगे कभी फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अभी ऐसा कोई भी दूर दूर तक प्लान नहीं है। इंस्टॉलमेंट चाहे तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। पर लेकिन डेली प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। क्विज यहाँ पर कई सारे बच्चे स्टैटिक क्विज के लिए बोल रहे हैं, वो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और एनसीईआरटी के बारे में बताया तो वो लगभग कंप्लीट हो रही है, जल्दी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो इसको आप लोग एंजॉय करते रहिए और फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी लगता है डाउनलोड कर लो और एंजॉय करो एप्लीकेशन को। ये आप लोगों के लिए ही तो है, जिंदगी को आसान बनाने के लिए। दोस्तों, जब भी कोई आर्टिकल किसानों के बारे में हो, यानी कि हमारे देश के अन्नदाताओं के बारे में हो, तो वो कई सारे डायमेंशन में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये कि एक ऐसा सेक्शन है समाज में जो कि सबको खाना देता है, पर लेकिन खुद कई बार भूखा मरता है, सुसाइड करता हुआ नजर आता है। डिस्ट्रेस, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा संकट में जो है वो किसान नजर आता है। तो यहाँ पर एक ऐसे इंडेक्स के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ जो कि ये बताएगा कि फार्मर जो है वो कितना डिस्ट्रेस में है। और जब पता चलेगी फार्मर डिस्ट्रेस में है, यानी कि संकट में है, यानी कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो इसकी एक प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है सरकार के द्वारा। और कहने के लिए तो पॉजिटिव स्टेप है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या रियलिटी में फार्मर का डिस्ट्रेस जो है हम लोग समझ पाएंगे। एक किसान जो है अपने खेतों में पानी दे रहा है, बीज डाल रहा है, यहाँ पर कभी आंधी, कभी बाढ़, या फिर कभी कोई कीट पतंगा बेसिकली फसलों को खा जा रहा है, कभी कोई और प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर उसकी खेतों में से अगर वो अपना प्रोडक्ट निकाल के भी लेता है तो मार्केट में कई बार उसको अपना प्राइस नहीं देखने को मिलता है। तो इसी के साथ में जितना वो कमाता है उतना ही वो बेसिकली अपने खेतों में लगाता है। क्या वो कोई प्रॉफिट भी पा पाता है? उसकी वजह से वो अपने बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पाता है, उनकी हेल्थ के लिए सही से काम नहीं कर पाता है। तो एक फार्मर का डिस्ट्रेस क्या हम लोग समझ पाएंगे? तो ये सारे जो इंडेक्स यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो क्या इसकी जो इंडिकेटर रहेंगे वो यहाँ पर इसको समझ पाएंगे? तो ये सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर करने वाला हूँ। अगर आप लोग एक किसान फैमिली से आते हैं तो आप लोग तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना, क्योंकि आप लोगों से तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोग को क्या लगता है कि जो इंडेक्स प्रस्तुत किया जा रहा है तो ये किस तरीके से किसानों को यहाँ पर फायदा पहुंचाएगा। और पहली बार देश के अंदर में कोई ऐसा इंडेक्स लेके आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब कोई चीज होती है तो उसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बातें करूंगा, बड़ी आसान शब्दों में सारी बातें आप लोगों की समझ में भी आ जाएगी और कोई डाउट भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो यही कि ये जो इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है, यानी कि ये जो इंडेक्स है ये कौन आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है या फिर कौन प्रस्तुत कर रहा है। सबसे प्यारी सी एक इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। ये जो इंडेक्स है हमारे देश के अंदर में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ये बेसिकली ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यानी कि जो सूखा पड़ता है जब खेतों में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके लिए CRIDA है और इसी के साथ में एन इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में आता है।
यानी कि जब किसानों को अगर खेतों में पानी नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पर किसान क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये आईसीआर के अंडर में आता है। ये यहाँ पर ये इस तरीके का इंडेक्स तैयार करेगा कि फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स, की ये बताएगा कि देश के अंदर में किसान जो है वो कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स अगर पूछे तो कौन प्रस्तुत करेगा? CRIDA। तो वनडे टाइप एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से हो जाता है, यानी कि CRIDA बताने वाला है कि क्या क्या चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है। अब इसका एम क्या रहेगा, यानी कि चलो ठीक है यार एक ऐसा इंडेक्स लेकर आ रहे हैं, इसका टारगेट क्या रहने वाला है कि किस तरीके से आप लोग यहां पर इस चीज को चेक करोगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आप लोग यहां पर देखोगे ना कि क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन यहां पर काम करने वाला है। तो जब यहां पर ये कोई ऐसा इंडेक्स निकल के आएगा तो इसका एम रहेगा कि कैसे हम लोग एक डेटा तैयार करें जिसमें कि किसानों की फसल का लॉस हो गया, उनकी इनकम का लॉस हो गया, उनको प्रॉपर उसका अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, तो उस टाइम पर किसान को किस तरीके से उसको गलत काम करने से रोका जाए, यानी कि सुसाइड करने से रोका जाए, या फिर कोई और इस तरीके से जो प्रॉब्लम में पड़ जाता है किसान, उसके लिए सोल्यूशन कैसा निकाला जाए। तो इसके चलते यहां पर हर एक लेवल पर काम करने की बात की जा रही है, यानी कि किसानों की इनकम या फिर जो फेलियर हो रहा है, उनको लॉस हो रहा है, उस पर ध्यान रखते हुए ये ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम किया जाएगा। और यहां पर नॉन गवर्नमेंटल जो एजेंसीज हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सब मिलकर यहां पर काम करेंगे। मतलब कैसे काम करेंगे सब, ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। जैसे कि आप लोग यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंडेक्स आगे निकल करके फार्मर जो है भाई साहब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आज की डेट में उनके खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है, यानी कि वो अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इरिगेशन नहीं हो पा रहा है उनके खेतों में। तो जब उनके खेतों को सिंचाई नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब खेत जो है वो आगे बढ़ेंगे नहीं, वहां पर फसल होगी नहीं, वहां पर सूखा पड़ जाएगा, सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। तो ये इंडेक्स आ गया। अब यहां पर इसको लेकर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जो भी एकेडमिक या फिर एक्शन प्लेयर है यहाँ पर, खासकर अलग अलग जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर में, वो यहाँ पर मिलकर देखेंगे कि इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये रिसर्च करेंगे। इसी के साथ में जो पॉलिसी मेकर यानी कि जो सरकार है वो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पॉलिसी बनाएगी, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो गई उस प्रॉब्लम को भेज दिया साइंटिस्ट के पास में कि भाई साहब इसके ऊपर रिसर्च करो, कैसे इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट ने ये गवर्नमेंट को भेज दिया कि भाई साहब ये सॉल्यूशन है, इसके ऊपर पॉलिसी बना दो। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो पॉलिसी बनकर आ गई तो फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाए, जैसे कि MG नरेगा आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इनपुट सपोर्ट इंसेंटिव इंप्लीमेंटेशन बॉडी, ये हर एक लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। और फार्मर जो है उसको यहां पर किस तरीके से इन चीजों के बारे में बता सकते हैं कि हाँ ये चीजें। और कई बार फार्मर का भी एक्सपीरियंस रहता है, जैसे अगर आप लोग देखोगे, अगर किसी बूढ़े किसान से आप लोग मिलोगे, भले ही वो पढ़े लिखा ना हो, पर उसको पता है कि उसके खेतों को किस तरीके से उसको बचाना है। कहीं ना कहीं उसकी एक ट्रेडिशनल यानी कि जो एक पूर्वजों की जो नॉलेज है वो हमारे एक पैटर्न में आगे बढ़ती है, यहाँ पर नजर आती है। तो जरूरी है कि आज की डेट में हम लोग किसानों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो बात सुनकर आप लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो सकते हो। जब फार्मर सुसाइड के बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा, हमारे देश के अंदर में 87.5 के करीब जो फार्मर है, यानी कि टोटल जितने किसान हैं उनमें से जो किसानों के द्वारा सुसाइड की गई है, तो यहाँ पर उसमें से 87% जो सुसाइड की गई है, यानी कि आत्महत्या जो की गई है किसानों के द्वारा, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा है नंबर 1 पर आप लोगों को महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में अकेले में 25% के करीब लोग जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक इस तरीके से डिस्ट्रेस में जाते हैं कि वो अपनी जान तक गंवा देते हैं, क्योंकि सूखा बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो किसानों के पास में अगर पानी नहीं है तो उनकी जिंदगी वीरानी है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। महाराष्ट्र, इसी के साथ में तेलंगाना में भी सेम प्रॉब्लम है, कर्नाटका, ये वो राज्य हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी के साथ में छत्तीसगढ़ में है, इसी के साथ में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को तमिलनाडु में भी देखने को मिलेंगे कई सारे फार्मर, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। यानी कि अगर मैक्सिमम आप लोग साउथ इंडिया में देखोगे तो बहुत सारे किसान इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आप लोगों को अगर थोड़ा याद हो, लंबे समय से अगर करंट अफेयर आप लोग फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे किसान दिल्ली आए थे तमिलनाडु से निकलकर, साउथ इंडिया से निकलकर, और वो खोपड़ी जो कंकाल होते हैं उनको लाकर उन्होंने रखा था और यहाँ पर उसको सामने रखकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कितने सारे किसान जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने डिस्ट्रेस में आता है इंसान जब इस तरीके का कोई भी चीज़ चूज करता है। तो यानी कि एक तरीके से उसको लगता है कि अब इसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं जिंदगी में, अब यही एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे जिंदगी थोड़ी सी आसान बन सकती है। तो आप लोग अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का वो लेवल होता होगा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से इंडेक्स के बारे में बात करता हूं कि इंडेक्स जो है वो कैसा दिखाई देगा, यानी कि इंडेक्स कैसा होगा जो कि प्रस्तुत किया जाएगा। इंडेक्स को आप लोग हिंदी में सूचकांक बोल सकते हैं। तो जो सूचकांक होगा आप लोगों का, जो इंडेक्स होगा, ये 0 से लेके 1 के बीच में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा।
जिसमें 0 से लेके 5 के अगर बीच में 0 से लेके 0.5 में अगर कुछ बातें देखने को मिल रही हैं तो इसका मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। 0.5 से लेके 0.7 पर अगर बात जा रही है तो मॉडरेट यानी कि पहले से ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है, और 0.7 से लेके यहाँ पर अगर ऊपर जा रही है बात तो इसका मतलब ये कि ये फार्मर जो है कभी भी कुछ ऐसे काम कर सकता है कि अपनी जान तक यहाँ पर ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ पर 7 ऐसे कंपोनेंट डिसाइड किए गए जिनके बेस पर ये डिसाइड करेंगे कि ये फार्मर जो है ये कितना डिस्ट्रेस में है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, इसके लिए ये मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी लेकर आ रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी चीज़ों को चेक करते हुए नजर आएंगे। और जो बॉडी मैंने वही आप लोगों को बताई थी यहाँ पर, ये इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में। ये मैंने आप लोगों से बोला था CRIDA यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये सारा इंडेक्स जो है हैंडल किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, और इसी के साथ में ये फिर शेयर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रूरल जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आखिर ऐसा क्यों किया जाएगा? तो यही चीजें मैंने आप लोगों को इससे पहली स्लाइड में पहुंचाई है। यानी कि जब ये इंडेक्स तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद में यहाँ पर इन सब के बीच में बांट दिया जाएगा। अब तुम सब मिलकर सॉल्यूशन निकालो कि आखिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं किसान, आखिर किसान जो है वो डिस्ट्रेस में क्यों है, किसान जो है वो टेंशन में क्यों है। तो ये इंडेक्स जब इनके सामने जाएगा तो ये सब अपनी जो है रिसर्च डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनको इसीलिए ये इंडेक्स दिया जा रहा है। यानी कि आप लोग जैसे एग्जाम देते हो, एग्जाम में आप लोगों का रिजल्ट क्या है, उसके चलते क्या क्या सोल्यूशन निकल कर आ रहा है, वो सारी चीजें जब यहां पर निकल कर आएगी तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए टोटल मिलाकर इनके द्वारा 7 इंडिकेटर तैयार किए गए हैं, जिन 7 इंडिकेटर के बेस पर ये इंडेक्स नापा जाएगा। यानी कि 7 पैरामीटर हैं, यानी कि 7 ऐसे तरीके होंगे जिससे डिस्ट्रेस को नापा जाएगा। सबसे पहला जो तरीका यहां पर ये बता रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही कॉमन सा आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो है कि किसान जो है वो कितने एक्सपोज्ड हैं, यानी कि कितना ज्यादा उनको देखने को मिल रहा है, जैसे कि फ्लड हो गया, ड्रोथ यानी कि सूखा हो गया, क्रॉप फेलियर यानी कि जो कृषि खेती है वो बर्बाद हो गई, किसी पेस्ट का अटैक हो गया या फिर कोई और दिक्कत हो गई। तो ये सबसे पहला इंडिकेटर रखा गया है। ठीक है, टोटल 7 इंडिकेटर है। दूसरा, किसान जो है नॉर्मली किसान जो है वो अपने खेतों में अगर अपनी खेती उगा रहा है तो बीज लेकर आएगा, खाद लेकर आएगा, सारा काम करेगा। तो यहाँ पर डेट यानी कि उधारी वो इस किसान कितनी ले रहा है, तो ये भी एक इंडिकेटर होगा। जितनी ज्यादा किसान की उधारी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी जिंदगी में समस्या होगी। तो दूसरा इंडिकेटर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके भी जरूरी है यहाँ पर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इन्होंने पैरामीटर रखा है वो पैरामीटर रखा है कि जो फार्मर या फिर लोकल गवर्नमेंट है जो डिफरेंट स्कीम जो लेकर आती है उनको कितना इंप्लीमेंट किया गया है, तो कितनी स्कीम को यहाँ पर अडेप्ट किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, जो यहाँ पर आप लोगों को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लोकल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स लाई जाती हैं। यानी कोई स्कीम लेकर आ गए वो ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, कागजों में तो है पर लेकिन किसानों तक उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो इसको भी देखा जाएगा कितनी चीजें लोगों तक उसका फायदा पहुंच रहा है। चौथा जो इंडिकेटर यहां पर रहेगा वो देखेगा लैंड होल्डिंग और इरिगेशन फैसिलिटी क्या है, यानी कितनी जमीन है इंसान के पास में, जमीन के हिसाब से उसका डिस्टेंस देखा जाएगा। और इसी के पास में जो जमीन तो आ गई, चलो सही है यार, पर लेकिन क्या उसमें सिंचाई यानी कि इरिगेशन की फैसिलिटी है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बच्चा कह रहा है सर इरिगेशन क्या होती है, मैंने एक लेक्चर में बोला था। देखो ये छोटी छोटी टर्म्स जो है ना यार आप लोगों के सामने अगर कहीं आती है, जैसे मैंने कोई बोल दिया इरिगेशन, तो मैं इन चीज़ों को बोल बोलकर हैबिचुअल हो चुका हूँ, यानी कि मेरी आदत पड़ चुकी है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, पर लेकिन अगर आप लोगों को लगता है तो तुरंत रुक कर आप लोग जाकर एक बार सर्च कर ले कीजिए और आप लोग उस डाउट को वहीं पर ही क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। मुझे भी ये सारी चीज़ें इंग्लिश में समझ नहीं आया करती थी, मैंने बैठकर इनको पढ़ाई की है। तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार क्या बोल दिया समझ में नहीं आया, ऐसी क्या बात होगी। थोड़ा सा एफर्ट डालो एक्स्ट्रा। आप लोग इस वीडियो को बनाने में जब 6 से 7 घंटे में लगा सकता हूँ, तो इसके वीडियो को देखने के बाद में 1 घंटा आप लोग एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हो कि ताकि हाँ जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को उनको देख ले जाए, थोड़ा सा सर्च कर ले जाए। तो इतना तो कम से कम करना ही है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि दिक्कत देखने को मिलती है फिर बहुत ज्यादा, अगर इनको इग्नोर करते हुए आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इमीडिएटली रुको, उसका सॉल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो, ये आप लोग गांठ बांध लो हमेशा। ठीक है, आगे का नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 5 पर क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि कई बार कई सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे कि कई बार दिक्कतें हैं कि क्रॉप को जो मेन क्रॉप है, अगर मान लीजिए वैसे तो क्रॉप कई सारी फेलियर हो गई, किसी इंसान के पास में कोई एक मेन क्रॉप थी। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं, हमारे यहाँ पर मेन क्रॉप है शुगर कैन यानी कि गन्ना। अब गन्ना ही अगर फेल हो गया तो भाई साहब कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो पूरा खेत है मैक्सिमम वो गन्नों से भरा रहता है यहाँ पर। तो उसको किस तरीके से जो मेन क्रॉप फेल होगी तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस होगा, यानी कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी किसान की। चलो हमारी तो कंडीशन सही है घर की, पर लेकिन जो कि उसी के ऊपर डिपेंडेंट है उसका कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझिए यहाँ पर। तो बहुत बड़ी दिक्कत देखने को यहाँ पर मिल जाएगी उस पर्टिकुलर इंसान के लिए।
नेक्स्ट यहाँ पर अगर किसान जो है सोचो जितना कमा रहा है उतना ही खेतों में लगा रहा है और किसान कल को बीमार हो गया, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसकी हेल्थ पर जो उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा आएगा वो आगे चलकर उसकी आगे खेती जो है उस पर भी इंपैक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि वो आगे चलकर उसको खेतों में यूज करने वाला था। यानी कि किसान का जो प्रॉफिट है वो इतना लो है कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी पाता है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में या फिर जो यूरोपियन कंट्री है उनमें आप लोग किसान के पास में जाओगे ना, किसान नहीं है, वो बिजनेसमैन है और एक बड़े बिजनेसमैन से भी ज्यादा शानदार जिंदगी वो वहां पर जीता है। तो इस तरीके की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। खुद के हेलीकॉप्टर है किसान के पास में वहां पर खेतों में दवाई का छिड़काव करने के लिए। इतने बड़े बड़े फार्म आप लोगों वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी दिक्कत हमारे देश में है क्योंकि छोटे छोटे किसान है, जमीन जो है वो एक जायदाद का हिस्सा बना हुआ है। आज 2 भाई हैं, उनके पास में 10 बीघे जमीन है, कल को बढ़ गई 5-5 बीघे आ गई। अब दोनों के फिर 2-2 बच्चे हो गए, उनको 2.5 बीघे आ गई, उनको फिर आगे चलेंगे तो आप लोग समझ लो कि कहां पर जमीन जो है आज के डेट में पहुंच गई है। जमीन ना के बराबर हो गई है। एक इंसान के पास में अगर आज के डेट में 20 बीघे भी जमीन है ना और उसको बोल दे कि उसके पास में उसकी शादी करनी है, तो इंसान कोई भी अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं है 20 बीघे जमीन वाले को भी आज की डेट में। ये हालत है किसान की, वरना 20 बीघे जमीन जो है मायने रखती है अगर उसको मार्केट में ले जाकर आप लोग चेक करोगे। पर लेकिन ये लग रहा है कि एक किसान जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करता है, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, इरिटेट रहता है, उतनी पैदावार होती नहीं है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से कंडीशन है। जो सोशल इंपैक्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर रियलिटी में आप लोग ये चीजें आसपास भी देख रहे होंगे, ठीक है, आप लोग खुद भी देखो, अगर बहन है कोई, घर में कोई लड़की है, क्या उसकी शादी करोगे किसान से? आप लोग बोलोगे नहीं यार सरकारी जॉब होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है आज की डेट में देश के अंदर में। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सोसाइटी बता रही है, आप लोग आसपास में देख सकते हो। रही सही कसर क्या रहती है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऐसे रहते हैं, फैक्टर ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है। तो सोशियो और साइकोलॉजिकल फैक्टर जिससे किसान को डिस्ट्रेस आता है कई बार, उसकी भी कंडीशन है, ठीक है। यानी कि एक तरीके समाज में जिसमें रहता है वहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है किसान, ऐसी बात नहीं है। इज्जत बेइज्जती की ऐसी बात रहती है कि मतलब उससे ऊपर कुछ है नहीं है, मतलब गला कट जाए पर इज्जत न जाए। और इज्जत को भी ऐसी जगह लेकर घूमते हैं कई बार, तो उसको मतलब बोलना भी थोड़ा सा शर्म वाली बात लगती है कि इसमें इज्जत रख दी पूरी उठाकर, ठीक है। तो इज्जत को नापने का जो इंडिकेटर है वो कई बार किसानों को क्या, वो समाज में हर एक इंसान को जो है बहुत पीछे ढकेलता है। तो इसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर यहां पर है जिसके ऊपर में काम करना जरूरी है यहां पर। तो सारे के सारे इंडिकेटर यहां पर लिखे हुए हैं, साथ के साथ इंडिकेटर, इनके ऊपर काम किया जाएगा और सॉल्यूशन यहां पर निकाला जाएगा, इसको बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये एक मेथोडोलॉजी ट्रैक है। इसके बाद में आप लोगों का फिर ये इंडेक्स जब निकल कर आएगा, फिर ये सारी सरकार और सबके पास में भेजा जाएगा। क्या ये इंडिकेटर ही एक नई चीज है? इससे पहले हमारे देश में कुछ किया नहीं गया है क्या? बहुत सारे काम किए गए, जैसे कि पीएम फसल बीमा योजना हमारे देश में किसानों के लिए लेकर आया गया कि कैसे कैसे किसान अगर दिक्कत फेस करते हैं तो उनका बीमा किया जाए, अगर खेती बाड़ी बर्बाद होती है तो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। पीएम किसान सिंचाई योजना, इरिगेशन नहीं हो रही है, खेतों में सिंचाई नहीं हो रही है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ऑनलाइन कैसे अपना सामान बेचा जा सकता है, ई मंडी तैयार की गई। सोयल हेल्थ कार्ड तैयार किया गया कि मिट्टी में क्या क्या प्रॉब्लम है, किस किस जो बेसिकली कंपोनेंट की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए और उसको वो कंपोनेंट प्रोवाइड कराया जाए। सोयल हेल्थ कार्ड निकाल के ले गए। नीम कोटेड यूरिया ये स्टार्ट किया गया क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल गलत जगह हो रहा था और किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा था, तो नीम कोटेड कर दिया, अब उसका दूसरी जगह इस्तेमाल होना बंद हो गया और यूरिया की जो है क्वालिटी भी बढ़ गई। तो सरकार ने किया यहां पर काम। 2022 में वेरियस स्टेप उठाए गए ताकि फार्म सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके। रायतू बंधु स्कीम तेलंगाना में स्टार्ट की गई किसानों को सपोर्ट करने के लिए। अलग अलग लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कालिया स्कीम उड़ीसा, यानी कि कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम, जो आर्ग्यूमेंटेशन जिसका नाम कालिया रखा गया, ये उड़ीसा ने खुद ने स्टार्ट की स्कीम। तो कहने का मतलब ये कि राज्य भी, स्टेट भी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं और सेंटर भी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, पर इन रियलिटी ग्राउंड लेवल पर जो इंपैक्ट पड़ना चाहिए वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। तो यहां से आप लोग समझिए, जब किसानों की समस्या के बारे में बात करते हैं तो ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इसको लेकर कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं यहाँ पर कि किसानों से रिलेटेड समस्या, और खासकर जब आप लोग किसान परिवार से आते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया, तो ये तो आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिकेटर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं इन सब स्कीमों का भी लेवल नापेगा कितने ग्राउंड लेवल पर ये स्कीम काम कर रही है। एक और बात बता दूं, हमारे संविधान के अंदर में 7वां शेड्यूल है, उसके अंदर में 3 लिस्ट होती है। पहली लिस्ट को हम लोग यूनियन लिस्ट का नाम देते हैं, दूसरी लिस्ट को स्टेट लिस्ट का नाम देते हैं और तीसरी लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट का नाम देते हैं। एग्रीकल्चर कहां पर आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट? तो आप लोग बताइए वीडियो को पॉज कर कहां पर आता है।
ये आप लोगों को स्टेट लिस्ट के अंदर में देखने को मिलेगा। ये मैंने पहले बताया था जब आप लोगों को बेसिकली 3 फार्म बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी और फिर उसको रिटर्न लेकर चली गई। उस टाइम पर भी ये बहुत ज्यादा मुद्दा आया था कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून क्यों बना रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मुद्दों पर कानून बना रही थी और वो मुद्दे जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कहीं ना कहीं से लूपहोल ढूंढकर काम करने की कोशिश की जाती है, तो ये उनमें से एक था। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है यहां पर कालिया स्कीम के बारे में। तो कालिया स्कीम जो है वो किसकी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट या फिर दिल्ली गवर्नमेंट। ए बी सी या फिर डी, सही आंसर क्या है बताइए जरा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट इंडिकेटर ऑफ द मेट्रोलॉजी ट्रैक डिस्ट्रेस फार्मर के लिए, कौन सा इसमें से नहीं है। पहला बोला गया है एक्सपोज टू द ग्रोथ, सूखे को बेसिकली शिकार हो जाना। इमीडिएट डिस्ट्रेस की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में क्रेडिट की बात की जा रही है, लैंड होल्डिंग और इरिगेशन की बात की जा रही है। तो सही आंसर क्या होगा अगर आप लोगों के हिसाब से यहां पर देखा जाए, आप लोग बताइए ये दोनों में से आंसर। पहले का आंसर क्या है, पहले का बता दिया आप लोगों ने, उड़ीसा है बी। इसका आंसर क्या है, क्रेडिट की बात नहीं की थी मैंने, यहां पर डेट यानी कि उधारी की बात की थी, ठीक है, आप लोगों को याद होगा। तो क्रेडिट ऑप्शन में नहीं था, उधारी था ऑप्शन में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डेट ऑप्शन यहां पर नहीं होगा, तो आंसर आप लोगों को बी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे, अगर हो तो वो भी दूर हो जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, क्या क्या डिस्कस किया, इंडिकेटर कौन प्रस्तुत करेगा, क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता दी, सुसाइड के बारे में किसान कहां कहां पर क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, कौन कौन से इंडिकेटर है, कैसे कैसे काम करना चाहिए, इंडिकेटर के क्या क्या पैरामीटर हैं, सब चीजें आप लोगों के माइंड में अब क्लियर है। अब कोई डाउट हो तो बताओ, उन्होंने कहता कि अब डाउट ला के दिखाओ तो माने फीडबैक जरूर दे दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो टॉपिक कैसा लग रहा है, ताकि और इंप्रूव किया जा सके, और कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। ओके दोस्तों, हर चीज का तोड़ है इस दुनिया में, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, और तोड़ भी ऐसा निकल कर आता है कि सामने वाला जो है वो हिल जाता है। ऐसा ही अभी हिलाने वाला तोड़ निकाल कर लेकर आए मार्क जुकरबर्ग चाचा, इलोन मस्क इलोन मस्क ताऊ के लिए। इलोन मस्क अंकल की जो बेसिकली हरकतें थी यहाँ पर, उन्होंने क्या किया था, ट्विटर खरीदा, और ट्विटर खरीदने के बाद में उसके मैक्सिमम जो इंप्लॉय हैं उनको फायर कर दिया। तो जो इंप्लॉय फायर किए गए उस पर इतने थे कि जिसकी कुछ हद नहीं है, और वो उसमें से बहुत सारे ऐसे भी इंप्लॉय थे जिन्होंने ट्विटर को वहां पर सिक्योर बनाकर रखा था, उसकी प्रोग्रामिंग को सिक्योर बनाकर रखा था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी वहां पर जो इनके द्वारा उस टाइम पर की गई थी। पर लेकिन इन्होंने अपने ताव में क्या किया, उसको सबको उलट दिया, और उस टाइम पर बहुत सारी वीडियोज वायरल हुई। अभी पीछे बैठा हुआ एक नहीं, वो नहीं कहते अंधेरे में से उल्लू बैठा रहता है, वो देखता रहता है कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। ऐसे ही बैठे थे यहाँ पर कौन, मार्क जुकरबर्ग भाई साहब। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतना सटीक तरीका निकाल दिया जिसकी कुछ हद नहीं है। इन्होंने देखो, नॉर्मली अगर किसी सोशल मीडिया जैसे साइट पर आप लोग जाते हो, जैसे कू, हमारे देश में एक ट्विटर का ऑल्टरनेटिव आया, वहां पर मैंने भी अकाउंट बनाया, तो आराम आराम से लोग आ रहे हैं वहां पर, आराम आराम से फॉलो कर रहे हैं, आराम आराम से चीजें आगे बढ़ रही है। हालांकि बहुत दिन हो गए मुझे वो अकाउंट खोले, तो वहां पर आराम आराम से कनेक्टिविटी बढ़ती है। अभी ट्विटर पर जैसे आप लोग जाओगे, ट्विटर पर बहुत सारे लोग साथ में कनेक्टेड हैं, इंस्टाग्राम पर जाओगे तो वहां पर कई सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो अभी यहां पर मार्क जुकरबर्ग के द्वारा क्या जादू की छड़ी घुमाई गई कि आज के डेट में ये दुनिया भर का आर्टिकल न्यूज में आ रहा है, और दोनों को कंपेयर किया जा रहा है इनको। रीजन यहां पर यह कि अगर आप लोगों के पास में इंस्टाग्राम अकाउंट है, जैसे अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो अभी एसएलवी फैमिली के, जैसे कि मेरे वाले इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग देखेंगे 30,000 प्लस जो है एसएलवी फैमिली मेंबर कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए, अभी फिलहाल जो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा लॉन्च किया गया एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया थ्रेड्स, तो थ्रेड्स में अगर मैं यहां पर इंस्टाग्राम का यूज कर अगर थ्रेड्स में अकाउंट बनाता हूं, तो ये 30,000 के 30,000 फॉलोवर जो हैं ये तुरंत वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि थ्रेड के ऊपर ये बातें बोली गई हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मुझे वहां पर इनिशियल फेज में अपनी प्रोफाइल बनाकर अपने लोगों को, वहां पर जो भी अपने से कनेक्टेड जो बच्चे हैं उनको अलग से मुझे इनविटेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आ जाओ वहां पर कनेक्टेड हो जाओ। वो इंस्टाग्राम पर भी रहेंगे और वो थ्रेड पर भी रहेंगे यहाँ पर, यानी कि दोनों जगह इक्वल जो है कनेक्टिविटी लोगों को देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो थ्रेड्स बोला गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल ट्विटर के जैसा है। तो इलोन मस्क साहब ने क्या किया, मार्क जुकरबर्ग पर केस कर दिया और ये बोला कि जो इंप्लॉई मैंने फायर किए थे उन सब इंप्लॉई का यूज कर यहां पर हमारी पूरी एल्गोरिदम जो है वो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा कॉपी कर बिल्कुल ट्विटर जैसा एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार कर दिया गया है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, और इनको कॉपी कैट बोला गया है यहां पर ये यानी कि कॉपी कैट जो थ्रेड्स ऐप है यहां पर, वो ट्विटर का कॉपी कैट है यहां पर ये। और ये जो कॉपी कैट यहां पर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से यहां पर आप लोग खुद सोचो, आप लोगों का अगर इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट है और आप लोगों को थ्रेड पर जाना है, वहां पर कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है, तुरंत इतने के इतने फॉलोवर आप लोगों को थ्रेड पर मिल जाएंगे। तो क्या हो गया, ये तो इंसान को भी एक तरीके से फायदेमंद लगेगा यार, मेरे सारे फॉलोवर एक नए प्लेटफॉर्म पर भी
इमीडिएटली आ गए, तो ये तो बड़ी बढ़िया बात है यार, मुझे अलग से उसमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, बच्चों को भी ढूंढना नहीं पड़ा कि यार कौन कौन कहां पर है, वो तो इमीडिएटली शिफ्ट हो गए वहां पर। तो इसके चलते देखते ही देखते रातों ही रातों में दुनिया भर के बेसिकली डाउनलोड हो गए थ्रेड एप्लीकेशन के, और बहुत सारे लोग वहां पर जो है इमीडिएटली शिफ्ट हो गए वहां पर। तो इसके चलते क्या हो गया, इसके चलते जो ट्विटर के गले पे फंदा लटक गया कि यहां पर आप लोगों को पता है इंस्टाग्राम आज के डेट में कितना प्रचलित है, कितने सारे लोग वहां पर रील्स वगैरह बनाते हैं, तो इसके चलते यहां पर कंडीशन ये होगी कि ट्विटर के जो गंदे में एक फंदा लटकता हुआ नजर आ रहा है, और इनको ये लग रहा है कि जो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके ट्विटर खरीदा है, तो ट्विटर जो है वो अभी यहां पर डाउन होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें अभी यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसके चलते इलोन मस्क साहब ने यहां पर बेसिकली जुकरबर्ग के ऊपर यहां पर केस कर दिया है। अब ये जो केस है यहां पर, अब ये कितना अच्छा चलता है और क्या क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि दोनों में से कोई भी कम नहीं है, अपने अपने फील्ड के बादशाह हैं दोनों, कहां पर जाकर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल होगी ये अभी देखने वाली बात है। तो कॉपी कैट का ये जमाना आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। इसमें क्या किया यहां पर गलती इलोन मस्क साहब की भी, यहां पर अपने जब इंप्लॉय फायर कर रहे थे यहां पर, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ किया भी जा सकता है क्या मार्केट में, उस टाइम पर तो ताव में आ रहे थे, सारी उल्टी सीधी हरकतें किए जा रहे थे। अभी यहां पर सामने कॉम्पिटिटर आकर बैठ गए तो अब इनको दर्द हो रहा है। कॉम्पिटिटर हमेशा रहेगा सामने, आप लोगों को देखना है कि उसको डील कैसे करना है, मतलब सामने वाला अपने हिसाब से अपना शाम दाम दंड भेद लगाएगा, तुम अपना शाम दाम दंड भेद लगाओ, जिसका शाम दाम दंड भेद जीत जाएगा वही मार्केट में जो है बादशाह कहलाएगा। तो ये हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, और सबसे बड़ी बात होती है कि कितना क्वालिटी आप लोग चीजों को प्रोवाइड कराते हो वही मार्केट में चलती है। और ये तो अच्छी बात है, इससे कंपटीशन बना रहता है, अच्छा एक अच्छे लेवल का जब कंपटीशन बनता है उससे और ज्यादा जो जनता को एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिलता है। तो अब देखने वाली बात है कि कौन सा यहां पर अच्छे से चलेगा, ट्विटर या फिर थ्रेड्स। आप लोग किसके ऊपर हैं, आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैं या फिर ट्विटर के ऊपर हैं या फिर थ्रेड के ऊपर भी आप लोग पहुंच गए, ये जरूर बताएगा। फेसबुक आज के डेट में कौन कौन यूज कर रहा है, फेसबुक तो ऐसा लगता है कि एक तरीके से ना खत्म सा हो गया लोगों ने यूज करना ही बंद कर दिया। आप में से कौन कौन फेसबुक यूज कर रहा है आज के डेट में जरूर बताना। तो ये भी एक आज की डेट में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया हुआ है, आगे भी इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स आएंगे तो आप लोग याद रखिएगा। मेटा जो है वो आज की डेट में अगर बात करें फेसबुक का ही है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, तो ये इसका नाम चेंज किया गया था। फेसबुक जो है यहाँ पर, ये व्हाट्सएप भी इनके द्वारा खरीदा गया, इंस्टाग्राम भी, मेटा आप लोग देखते हैं पेरेंट कंपनी बना दी उसकी। तो ये सारी सोशल मीडिया जो नेटवर्किंग साइट है ये इस इंसान की है जिसका नाम है जुकरबर्ग। तो यहाँ पर अच्छी खासी रेस चल रही है यहाँ पर इन दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं एक बात आप लोग देखो, अगर ये दोनों लड़ भी रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि यार कौन इनमें जीतेगा कौन जीतेगा, कोई सा भी जीत जाओ फायदा जो है वो यूएसए का ही होने वाला है, क्योंकि दोनों की दोनों कंपनी यूएसए की है। अगर कल को चल के कू जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शानदार तरीके से निकल कर आगे आता है और ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर छा जाता है, तो फिर कुछ मजा है बोलने वाला कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है। अब है मजा जिंदगी जीने में कि हमारे देश का कोई एप्लीकेशन इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कोई धमाल मचाए तो है मजा जिंदगी जीने का। अगर हम लोग इनकी लड़ाई को देखकर खुश हो रहे हैं, कोई भी जीते फायदा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ही होने वाला है, क्योंकि दोनों की दोनों कंपनी जो है वो वहीं की है। तो हम लोग को थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से भी देखना पड़ेगा कि हमारे रेस्पेक्ट में बेसिकली यहां पर क्या चीजें सही हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, मानो या ना मानो नई ईस्ट इंडिया कंपनी है ये आज की डेट में इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। अभी आप लोगों को बताया था कि एप्पल की जो वर्थ है यहाँ पर वो 3 बिलियन करोड़ आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है, सॉरी 3 ट्रिलियन डॉलर, मतलब एक कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को उसकी जो है वर्थ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है आज की डेट में, मतलब एक देश को भी पीछे छोड़ रही है ये कंपनीज। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से इन्होंने अपना जाल बचाया और जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड जो है आज के डेट में फंसा हुआ है और इनको यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी कमाई का 50% शेयर जो है वो इनके पास में भेज रहा है। तो यूएसए ऐसे ही यूएसए नहीं बनाया, उसके पीछे शाम दाम दंडभेद और दिमाग लगाया गया, तब जाकर यहां तक चीजें पहुंची है। तो इस तरीके के आर्टिकल जब आते हैं तो डिफरेंट एंगल से थोड़ा देखा करो कि किस तरीके से क्या क्या चीजें चल रही है, अपनी कंट्री के रेस्पेक्ट में चीजों को समझने की कोशिश किया करो, तो और ज्यादा अच्छे से आप लोगों को चीजें जो है वो समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना। आप लोग किस सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करते हो, किसी को फॉलो करो चाहे ना करो, पर लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उस चीज को फॉलो करना जहां पर आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लोगों को फायदा हो। अगर किसी भी सोशल मीडिया पर लग रहा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा नहीं है, उसको इमीडिएटली बंद कर देना। अगर देखना भी है तो मतलब एक आध मिनट 2-5 मिनट देख लेना, हालांकि वो आप लोग कर नहीं पाते हो, फिर बैठ के वहां पर चिपक जाते हो और फिर पूरा टाइम वेस्ट कर जो है आते हो और फिर सर में दर्द कर लेते हो। एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊंगा, एक हिदायत भी आप लोग बोल सकते हो, एक 10 मिनट या फिर 15 मिनट की वीडियो देखना बैठकर, एक ओनली, और उसको बंद कर देना, ठीक है। और 10-15 मिनट के अंदर में आप लोग 30-30 40-40 सेकंड की आप लोग वीडियोस देखना, 15 मिनट में 30-30 सेकंड की देखोगे तो 30 वीडियोस हो जाएंगी, उनको देखना और फिर यहां पर एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए। फिर यहां पर ये देखना कि ये 15 मिनट की जो वीडियो आप लोगों ने बैठकर देखी, इसमें से ज्यादा चीजें आप लोग याद कर पा रहे हैं, या फिर ये जो छोटी छोटी 30 वीडियो आप लोग देखी इसमें से ज्यादा चीजें आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, कौन सी में से ज्यादा चीजें आप लोग रिटेन कर पा रहे हैं अपने माइंड में, ये आप लोग देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा
कि कितना ज़्यादा फायदा और कहाँ पर नुकसान है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि बस एक्सपेरिमेंट कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो वर्थ इट है देखना। हालांकि ये बोल के मैं हट गया हूँ, पर लेकिन अभी भी फिर जो करना है वो तो आपको करोगी, पर ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना और फिर बताना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा वर्थ इट है। आप लोग समझ जाओगे यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप लोग 1 घंटे में 50-100 वीडियो देखकर निकल जाते हो, उसमें से एक भी आप लोगों के दिमाग में नहीं रहती है। पर लेकिन उसी टाइम पर अगर आप लोग कोई भी एक अच्छी वीडियो देख लो, जैसे करंट अफेयर की मंथली वीडियो आप लोगों ने देख ली, उसको तसल्ली में देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आप लोग की याद रह जाएंगी, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो अपने टाइम को वर्थ इट बनाइए और ढंग से उसका इस्तेमाल करिए। आप लोगों का टाइम है, जितना बर्बाद करोगे उतना ही नीचे जाओगे खड्डे में, और जितना यूटिलाइज करोगे उतना ही आबाद होते हुए नजर आओगे। बस एक सजेशन है, बाकी आप समझदार हो, समझदार को इशारा काफ़ी है। फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी लगता है लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो, कोई भी डाउट है तो उसको पूछ लिया करो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपके माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कोलिजियम सिस्टम का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस यहाँ पर निकल कर आया, जिसमें कोलिजियम सिस्टम ने अपना खुद का जो डिसीजन है वो रिकंसिडर किया, यानी कि चेंज कर दिया। उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया 5 जुलाई को, और एक जज थे जिनको यहाँ पर ट्रांसफर करने की बात की गई उनके द्वारा, जो यहाँ पर जज 2 जो यहाँ पर MP हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया, फिर उनको तेलंगाना हाई कोर्ट में, यानी कि उनको बोला गया कि आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बेसिकली उनको ट्रांसफर करना था। पर लेकिन जो जज थे उनके द्वारा बोला गया कि सर मुझे मध्य प्रदेश में ट्रांसफर मत करिए। मध्य प्रदेश से पढ़ा लिखा इंसान है, मध्य प्रदेश से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो उन्होंने बोला कि मुझे किसी और बेसिकली राज्य में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि कई सारी चीज़ें हो जाती हैं अपने एरिया में जाने से, वहाँ पर कई सारे इशू आते हैं, क्योंकि केस कोई ना कोई आएगा, वहाँ पर अलग तरीका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जान पहचान का हमारे एरिया का जज है, तो फिर उनको तेलंगाना में ट्रांसफर कर दिया गया। तो कोलिजियम ने अपना जो डिसीजन लिया था 5 जुलाई को, उसके अगले ही दिन जो है वो जज साहब बोले कि मुझे यहाँ पर ट्रांसफर मत करो, तो फिर यहाँ पर कोलिजियम ने उसको रिकंसिडर किया और फिर यहाँ पर उनको ट्रांसफर कर दिया गया तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर में। तो ये जस्टिस साहब जो हैं इनका पूरा केस की वजह से यहाँ पर ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये पूरा फिर से यहाँ पर न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कोलिजियम सिस्टम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर जजेस को ट्रांसफर करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए, पर लेकिन इसी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में भी इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा और ये पॉइंट और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों की समझ में आएगा। तो एक एक पॉइंट ढंग से डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि चीज़ों को समझ पाए आप लोग। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो पूछना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री में आप लोगों को एक काफ़ी शानदार एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, यानी कि हर एक इंसान का काम बांट दिया, ठीक है। जैसे घर में आप लोगों ने देखा, एक इंसान जो है उसको लगा दो, ठीक है, तुम झाड़ू लगाना, ठीक है, एक को लगा दो कि तुमको बर्तन धुलने हैं, एक को लगा देना है कि तुमको जो है खाना वाना बनाना है। तो इस तरीके से सबका काम हो गया सेपरेट, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है उसमें ये होती है कि हर एक इंसान जो है वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल रहता है। अगर ये काम नहीं हुआ तो इससे पूछा जाएगा क्यों भाई झाड़ू क्यों नहीं लगी, क्यों भाई बर्तन क्यों नहीं धुले, क्यों भाई यहाँ पर किस तरीके से खाना बनाया, ये तो तुमने अच्छा बनाना था, टाइम पास कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बताने के ये कैपेबल होंगे और इनसे पूछा जाएगा तो आंसर भी देना होगा। सेम बात लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको इंप्लीमेंट करती है जो कानून इसने बनाए हैं, और जो जुडिशरी है वो देखते हैं कि इन दोनों के द्वारा जो घपला किया गया है कानून बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में, क्या वो संविधान के हिसाब से है। अगर हाँ तो ठीक है, इसका भी ठप्पा लग जाता है जुडिशरी का भी, और जाओ भैया मजे करो। पर लेकिन अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो जुडिशरी फिर जो है दोनों के इनको उठक बैठक कराती है और मुर्गा बनाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी कि चेक एंड बैलेंस भी है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ में। इसी तरीके से अगर आप लोग हिस्ट्री को उठाकर देखोगे, जब जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जैसे कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये दोनों रोल प्ले करती है, यानी कि कानून बनाने का भी और कानून को इंप्लीमेंट करने का भी। तो यहाँ पर जब जब यहाँ पर हमारे देश में जो गवर्नमेंट जो है वो ताकतवर रही है, तब तब हमारे देश में जो जुडिशरी है, जस्टिस सिस्टम जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा दबता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, सुनते रहते हैं, ठीक है जो चल रहा है अपना काम करते रहते हैं। पर लेकिन जब जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी दबती हुई नजर आती है, तब तब जुडिशरी सिस्टम जो है वो पावरफुल आप लोगों को नजर आएगा, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर एक पलड़ा दबेगा तो दूसरा पलड़ा जो है वो उठेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा अगर हिस्ट्री का पैटर्न आप लोग समझोगे। इसीलिए जो भी रिवोल्यूशनरी अगर कोई डेवलपमेंट लेकर आया गया है यहाँ पर, खासकर जुडिशरी के अंदर में, वो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब जब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी सस्ती रही है, यानी कि थोड़ी सी दब कर रही है।
तो एक यहाँ पर बात करते हैं अभी क्या क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। हमारा देश जो है वो 1947 में आज़ाद होता है और 1947 के बाद में जब हमारा संविधान इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जो कि आप लोग को 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद से हमारे संविधान के हिसाब से अपॉइंटमेंट वगैरह सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं जुडिशरी सिस्टम के अंदर में भी। तो 1950 से लेके 1973 तक का जो कॉन्सेप्ट रहता है, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो जुडिशरी है वो मिलकर काम करती थी। और कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होता है, जो यहाँ पर ओथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये प्रोसीजर चल रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनेगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो बड़े ही आसानी से ये प्रथा चली हुई आ रही थी, पर लेकिन इस प्रथा को वो नहीं कहते कि एक तरीके से नज़र लग जाती है या इसके ऊपर वो नहीं ग्रहण के बादल जो है वो मंडराने लगते हैं जब हमारे देश में बात आती है 1973 के अंदर में। 1973 में क्या होता है, ये काम जो है वो थोड़ा सा सदमे में आ जाता है कि सीनियर मोस्ट इंसान को न बनाकर जज, किसी एक उसके जूनियर इंसान को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अब यहाँ से जो होती है वो होती है खटपट स्टार्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में रस्साकसी चल जाती है, क्योंकि जुडिशरी तो यही चाहेगी जो सीनियर इंसान है वही पोस्ट पर जाकर बैठे। तो फिर यहाँ से ये खटपट जब स्टार्ट होती है तो ये खटपट के चलते चलते आगे चलकर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो कि 1981 में केस आता है निकलकर, और उसको बोलते हैं फर्स्ट जज केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट जज केस में क्या बात निकल कर आती है, इसमें यह डिक्लेयर किया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर एक तरीके से काम करेगा, उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर ही यहाँ पर जब यहाँ पर चीज़ें कुछ भी होंगी ना, कोई किसी को अपॉइंट करना है जो भी करना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर काम किया जाएगा। यानी कि प्राइमेसी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दी गई जुडिशल अपॉइंटमेंट के अंदर में और ट्रांसफर के अंदर में। तो ये यहाँ पर बेसिकली पावर देगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि वो सबसे पावरफुल पोस्ट यहाँ से एक तरीके से बननी स्टार्ट हो जाती है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो भी होगा वो काम यहाँ पर ये करेंगे। ये जो प्रोसीजर है यहाँ पर ये चलता है कब तक का, ये चलता है 1993 तक का, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो लगभग 12 साल आप लोगों यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट उसी तरीके से चलती रहती हैं। पर लेकिन 12 साल बाद फिर से यहाँ पर एक केस आता है जिसको बोलते हैं सेकंड जज केस। अब सेकंड जज केस में यहाँ पर ये बोला गया कि यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, क्यों ना उनके साथ में कुछ लोगों को लगा दिया जाए और वो लोग जो है वो यहाँ पर डिसीजन लेना स्टार्ट कर दें, यानी कि अकेले पर्सन न रहकर कुछ और लोग यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए जाएं। आप लोग ये बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि जो कोलेजियम सिस्टम आज की डेट में हम लोग बोलते हैं, वो कोलेजियम सिस्टम का जो जन्म है वो यहाँ से होना स्टार्ट हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहे उसी के साथ में 2 सीनियर मोस्ट जज और जोड़ दिए और ये बोला गया कि अब ये जो भी इंसान को बोलेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट होना है उसको अलाउ किया जाएगा, उस इंसान को बेसिकली यहाँ पर ही अपॉइंट किया जाएगा। ये यहाँ पर एक तरीके से इनको पावर दे दी गई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, फर्स्ट जज का जो केस था उसमें यह था कि अगर गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव को ये लगता है कि इसको सही नहीं ठहराया गया, जिसको अपॉइंट करने की बात की जा रही है, कोई गड़बड़ है, तो वो यहाँ पर इसको नकार सकते थे। कब तक? 1981 से 1993 तक का, यानी कि 12 साल तक यहाँ पर जो पावर रही वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में रही। वो यहाँ पर चाहे तो किसी को मना कर सकते थे, अगर उनको लगता कि कोई ठोस रीजन है इसको मना करने का, तो उनके पास में ये पावर दे रखी थी। यानी कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट किसकी होनी है वो पावर गवर्नमेंट के हाथ में आ गई 1993 तक का। पर लेकिन जुडिशरी को ये चीज़ें समझ में आने लगी कि यार ये पंगा बड़ा भारी पड़ रहा है और ये चीज़ें अगर ऐसी चलती रही तो लोगों का जस्टिस पे से विश्वास उठना जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए काम करेंगे और खुद उन्होंने यहाँ पर एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जज अगर यहाँ पर बेसिकली रिकमेंडेशन देते हैं सरकार को, तो ये रिकमेंडेशन सरकार को माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अकेले अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे, एक ग्रुप बन गया 3 लोगों का और वो यहाँ पर रिकमेंडेशन देंगे और वो यहाँ पर ये बेसिकली इनको माननी पड़ेगी। तो ये बातें यहाँ से निकल कर आने लगी। यहां से आगे चलकर फिर एक और काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ इसी प्रोसीजर के अंदर में, और वो डेवलपमेंट हुआ 1998 के अंदर में। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड जज केस। तो ये काफी बेहतरीन केस है अपने आप में।
थर्ड जज केस में जो ये यहां पर 3 मेंबर की बॉडी थी, इसको हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जज जो कि सीनियर मोस्ट जज होंगे वो, यानी कि 3 मेंबर की बॉडी जो है वो 5 मेंबर की बॉडी यहां पर बन गई। कोलेजियम अब 5 मेंबर का हो गया, जो कि यहां पर एक तरीके से डिसीजन देने लगे। और एक तरीके से आप लोगों को पता है अब यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो भी ये रिकमेंडेशन देंगे उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा इसके बेसिस पर, ताकि और ज्यादा एक्यूरेटली डिसीजन लिया जा सके। एक और आर्टिकल आप लोगों को पता रखना है यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आर्टिकल 143, यानी कि बोलते हैं ना नॉर्मली आई लव यू। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो यहां पर कोलेजियन सिस्टम के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर जो सजेशन देना होगा तो वो भी आसानी से यहां पर प्रेसिडेंट को अब दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के द्वारा, ताकि सही से चीजों को आगे लेकर चला जा सके। तो ये ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया, तब से लेके आज तक का हम लोग जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं वो यहां इसी पैटर्न में अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में या इनसे रिलेटेड कुछ चीजें यहां पर कोर्ट के बारे में क्या हमारे संविधान के अंदर लिखी है? जी हां, आर्टिकल 124 जो है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और आर्टिकल 217 ये बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोनों, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो ये कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट करनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और क्या क्या सिस्टम रहेगा, तो उसका एक ओवरव्यू दे रखा है। पर लेकिन इतनी गहराई में जाकर नहीं उन्होंने किया था काम, क्योंकि अगर इतनी गहराई में जाकर बातें करते तो पूरी एक संविधान की एक पूरी लाइब्रेरी बन जाती। पर लेकिन उन्होंने काम किसको सौंप दिया? पार्लियामेंट को सौंप दिया कि भाई साहब आप टाइम टू टाइम अपने हिसाब से चीजों को देख लेना। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी पैटर्न में यहां पर जो ये सिस्टम चला 1973 तक का, कुछ बातें ऐसी नहीं होती हैं, कुछ मान लेते हैं कि हाँ चलो ऐसे ही चलने देते हैं। जैसे कि घर में अगर बात करें, हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। ये किसी संविधान में थोड़ा ना लिखा है, वो हमारी रेस्पेक्ट है, हमारा प्यार है। चाहे तो उसको बहुत सारे लोग जो है अपने मम्मी पापा पे मतलब एक तरीके से, यानी कई ऐसे भी बदतमीज इंसान है जो मतलब, अभी कुछ दिनों पहले एक मेल पढ़ा था, एक फादर का मेल आया, ठीक है, तो उनके द्वारा बोला गया कि मैं अपने बच्चों को मैनेज कैसे करूं। मतलब मुझे यार वो बड़ा सरप्राइजिंग लगा, ऐसी कंडीशन वहाँ पर मुझे देखने को मिला। मतलब थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँ मैं इनको, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे जो हैं आज के टाइम में मेरी एक नहीं मानते हैं, और मेरा बच्चा जो है वो फिलहाल जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और शराब पीने लगा है, और मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता है। मुझे इतना इरिटेटिंग फील हुआ अंदर से, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। खैर फिर मैंने बात की उनसे, तो कुछ बातें हुई जो भी डिस्कस की हमने, तो वो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं पर लिखा नहीं है कि तुम लोगों को मतलब माँ बाप की रिस्पेक्ट ही करनी है, तो वो उन्होंने आप लोगों के लिए जिंदगी जो है इतनी दांव पर लगा दी है। तो ये एक तरीके से आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को उनका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आप लोग इस दुनिया में आए हो, उनकी वजह से आप लोगों का अस्तित्व है, आप लोग उनकी वजह से पैदा हुए हो। अगर वो नहीं होते तो आप लोग इस दुनिया में नहीं होते। तो इसके चलते ये एक नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप भले ही कैसे क्यों ना हो, आप लोगों को उनकी रेस्पेक्ट करनी है और उनकी देख रेख करनी है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये कहीं लिखा नहीं है पर लेकिन करते हैं। तो वही कुछ ऐसी कन्वेंशन बन जाती हैं, कुछ ऐसी एक तरीके से कुछ पैटर्न सेट हो जाते हैं कि सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट करना है, पर कहीं लिखा हुआ नहीं था वो। तो इसलिए 1973 में उसको उठा के साइड में कर दिया। पर जब भी कोई ऐसी घटना घटेगी फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो वो खामियाजा फिर कोलिजियम सिस्टम के तौर पर भुगतना पड़ा। अब आज की डेट में जो भी जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट होती है, इसी कोलिजियम सिस्टम की वजह से वो अपॉइंटमेंट जो है वो आप लोगों को होती नजर आती है। अब यहां पर ये बात आ गई कि यार ये कोलिजियम सिस्टम के थ्रू जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का जरा सा भी रोल नहीं है और कभी भी यहां पर अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसकी वजह से इनको दिक्कत होने लगी कि सरकार जो है वो कुछ रोल ही प्ले नहीं अपना कर पा रही है। तो उसके चलते वो दिक्कत में आते आते उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम लेकर आए 2014 में, और उसको बोला उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से आप लोग समझ सकते हैं NJAC। ये बोलकर लेकर इसको आया गया कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है।
कोलिजन सिस्टम ने जो पैटर्न यहाँ पर सेट किया है वो सही नहीं है। यहाँ पर सारा काम जुडिशरी के हाथ में यहाँ पर चला गया है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि अंदर इसके अंदर क्या चल रहा है। कोलिजन सिस्टम पर नेपोटिज्म के भी यहाँ पर आरोप लगे कि जज के बेटे ही आगे निकलकर जज आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार ही आगे निकलकर जज आ रहे हैं, उनके मतलब कोई ना कोई सगा संबंधी आगे चलकर जज बन रहा है। तो ऐसे कई सारे आरोप लगाए गए कि ये काम कैसे कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, अंदर किस बेसिस पर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो ये तो मनमानी चल रही है यार यहाँ पर, तो उसमें रिफॉर्म की भी जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले होते हैं, कोलिजन सिस्टम में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिली। गवर्नमेंट ने बार बार आरोप लगाए, अभी भी गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम पर भी आरोप लगाती है इसके ऊपर। तो इसी के चलते नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर आया गया 2014 में, और इसके चलते 99 यानी कि संविधान में 99वां संशोधन किया गया कि ऐसा हम लोग एक सिस्टम बनाने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, आप लोगों ने बना दिया सिस्टम, अब क्या करेंगे, ये सिस्टम यहां पर अपॉइंटमेंट करेगा यहां पर हमारी कंट्री में जुडिशरी के अंदर में। पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट भी पास हो गया। अब इंप्लीमेंटेशन करने की जब इसको बारी आई और यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया तो यहां पर केस पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर में। इसके अंदर क्या था, 6 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया और उन 6 लोगों के ग्रुप के अंदर में यहां पर 3 जो लोग होंगे वो तो होंगे यहां पर कोर्ट के, और 3 जो लोग होंगे वो होंगे यहां पर बेसिकली सरकार के। तो ये जो 6 लोग होंगे ये यहां पर कंपोजिशन होगी जो कि रिकमेंड करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे। तो 6 लोगों का जो यहां पर सिस्टम हो गया। तो ये अपॉइंटमेंट के बारे में यहां पर बात करेंगे, पर लेकिन यहां पर एनजेसी नोट टू रिकमेंड पर्सन इफ 2 मेंबर डिड नॉट एग्री, यानी कि अगर यहां पर 2 मेंबर जो है वो एग्री, एक तरीके से एग्री ना हो, तो वहां पर वीटो की भी पावर एक तरीके से यहां पर दी गई। मतलब कहने का यह है कि एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें यहां पर सरकार और जो जुडिशरी है वो मिलकर काम करेगी। अब यहां पर जब ये देखा गया कि यार ये तो अपॉइंटमेंट में हमारे सर पर आकर बैठ गए, तो इनके द्वारा केशवानंद भारती का केस था 1973 का, जिसको मैं टाइगर केस बोलता हूं। टाइगर केस क्यों? क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट भी हमारी कंट्री में 1973 में ही आया था, इसीलिए इसको कनेक्ट करके आप लोग याद रख सकते हैं। वो पर्टिकुलर केस में बड़ी ही प्यारी बात यहां पर यह बोली गई कि हमारे संविधान की एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग चेंज नहीं कर सकते, भले ही कुछ भी क्यों ना कर लो। जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ये केस भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के अंदर में पूरा डिटेल में चैप्टर ले रखा है मैंने। जब पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाई थी, सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, जाकर एक बार देख लेना। ये आप लोगों के घर की बाउंड्री है, घर की बाउंड्री के अंदर में आप लोगों ने यहां पर कमरा बना रखा है, ये स्टडी रूम है, यहां पर ये कोई आप लोगों का टीवी वाला रूम हो गया, यहाँ पर ये आप लोगों ने यहाँ पर इसके पीछे कोई गार्डनिंग वगैरह कर रखी है, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह किचन वगैरह बना ली। तो ये आप लोगों के घर की स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें यहाँ पर टेबल लगाकर आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ और करना है, यहाँ पर आप लोगों को मतलब एक तरीके से ना कुछ बेड वगैरह रखना है, जो भी आप लोगों को मतलब करें, कुछ भी मन अपना घर में आप लोग कर सकते हैं। कल को मन कर गया टेबल यहाँ पर लगानी है पढ़ाई की, यहाँ पर सोने का बेड ले लगाना है, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। पर ये नहीं कि मुन्ना भाई MBBS वाला ए सर्किट इस दीवार को खिसका के अगले वाला रूम जो है अंदर ले लेता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाला काम नहीं करना है। तो बोलता ना कि भाई इसमें कैसे रहोगे, ऐसा करते हैं बाजू वाला रूम अंदर ले लेते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा। यानी कि इस घर के अंदर जो बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिल रही है, उस बाउंड्री को आप लोगों को चेंज नहीं करना है। अंदर में कुछ प्रोडक्ट कहीं रखा है वो आप लोग कर सकते हैं, गार्डन में बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग बोलो गार्डन की जगह रूम और रूम की जगह गार्डन कर देंगे, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा। तो यही बात बोली गया केशवानंद भारती केस जो आया 1973 में, कि एक हद तक ही यहाँ पर जुडिशरी जो है, जो एक हद तक यहाँ पर जो सरकार है वो अमेंडमेंट कर सकती है, बाकी चेक करेगी जुडिशरी की कैसा उन्होंने अमेंडमेंट किया है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट कर, उसको हनन कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जुडिशरी खेल गई। जज भाई साहब बिल्कुल चतुर प्राणी होते हैं, वो खेल गए। उन्होंने बोला कि तुम जो भी काम कर रहे हो तुम करते रहो, बेशक आराम से करते रहो, हम बस देख रहे हैं तुमको, पर जब चेक करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि तुमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया है फिर नहीं किया है। यानी कि उनको ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने बताया कि केस टू केस हम लोग डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। पहले तुम्हारा केस देखेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे, फिर बोलेंगे कि तुमने सही किया है या फिर गलत किया है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोग पूछो मम्मी पापा को कि मम्मी पापा बोले कि तुम जो है एक दायरे में रहना है, ये दायरे से बाहर नहीं जाना है, यानी कि इतने टाइम पढ़ाई करनी है, इतने टाइम सोना है, इतने टाइम खाना है, अगर दायरे से बाहर गए तो फिर हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने बोला कि मम्मी पापा दायरा तो बता दो, कि दायरा हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, तुम काम करते रहो, जहां जहां तुम दायरे से बाहर जाओगे वहां वहां तुमको चांटे लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ में इनके द्वारा गेम खेला गया।
तो इसी के चलते यहां पर इनके द्वारा बोल दिया गया एनजेएसी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंसी का एक तरीके से उल्लंघन कर रहा है, और जुडिशरी जो है वो कैसी रहनी चाहिए, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाता है तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक तरीके से हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। यानी कि बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन का मतलब है कि इंटरफियरेंस हो रहा है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में, जुडिशरी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। तब से लेके अब तक का गवर्नमेंट को जो है वो चीज फील होती है कि यार हमने जद्दोजहद करके एक कानून बनाया और वो कानून जो है इन्होंने नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। इसीलिए तब से लेके अब तक का बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आए जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट पर रोक लग गई, प्रॉपर जज की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। यहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस यहाँ पर देखने को मिले कि पेंडिंग में डाल दिया सरकार के पास में। अगर जो यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम जजों को अपॉइंट करने के लिए भेजता है तो सरकार अगर उसको होल्ड पर डाल सकती है तो वो होल्ड पर डाल सकती है, उसके ऊपर कोई जजमेंट ही न ले। पर उन्होंने जजमेंट ले लिया, वापस भेज दिया, तो फिर से उन्होंने वापस भेज दिया कोलिजियम सिस्टम ने, तो फिर सरकार को आगे उसको अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। पर लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहां पर होगी उन्होंने डिसीजन लेने ही बंद कर दिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे जज जो है वो वेटिंग में पड़े रहे। बाकी उन्होंने आगे चलकर अपना नाम वापस ले लिया जजेस ने कि यार ये तो आगे जा ही नहीं रहे हैं। तो जुडिशरी के अंदर में बहुत सारी वैकेंसी जो है आप लोगों ने देखा होगा खाली जाने लगी, बहुत बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो ये काफी खतरनाक एक माहौल बनना देश के अंदर में स्टार्ट हो गया इन सब रीजन की वजह से। तो ये अभी यहां पर फिर से उसी कोलिजियम सिस्टम को रिवाइव करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि फिर से वही सिस्टम लाने की बात की जा रही है, आरोप लगा लगाकर कि ये जो सिस्टम है ये ही काम करेगा तो ही जुडिशरी की ढंग से एक तरीके से काम करेगी, वरना जुडिशरी के अंदर में नेपोटिज्म देखने को मिल रहा है, करप्शन देखने को मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा अंदर अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये है पूरा सिस्टम, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक चीज आप लोगों को समझा दी, कहां से चीजें चली, कहां पर पहुंची, अब क्या चल रहा है, कौन कौन से आर्टिकल में बातें लिखी हुई हैं, इसी के साथ में एनजेएसी कैसे कैसे आया, कौन कौन उसके अंदर पार्ट है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक बात आप लोगों को डिटेल में बता दी, सारी कहानी, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी कहानी मेरी जुबानी। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया ये उस टाइम पर भी कि इसके ऊपर 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, दो स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। पहली स्टेटमेंट तो आप लोगों को अभी फिलहाल नहीं पढ़ाई है, पर सेकंड स्टेटमेंट पूरी आप लोगों को पता है। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग ए वॉयलेशन, उन्हें वॉयलेट कर दिया गया, वॉयलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। क्या सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही है, सारी की सारी बातें। यह 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। ये याद रखिएगा, ये 44th नहीं था, 39th अमेंडमेंट यहां पर लाया गया था। इसका बेसिक पर्पज ये था कि प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं उसको जुडिशियल रिव्यू में अगर रखा जाए तो पता चला प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, उनको हटा दिया, बेइज्जती होगी, तो जुडिशरी के अंदर से ही उसको बाहर निकाल लिया। तो ये एक अमेंडमेंट यहां पर लेकर आया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है आप लोग की गलत हो गई, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आप लोग का बी हो गया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बना है यूपीएससी के द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया जाए तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है। बोला गया एनजेएसी प्रपोज टू चेंज द कोलिजियम सिस्टम, यानी कि एनजेएसी लाया गया कोलिजियम सिस्टम को चेंज करने के लिए। इसके अंदर 6 मेंबर देखने को मिलते हैं, दूसरी स्टेटमेंट, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को आंसर बताना है ए, बी, सी या फिर डी। आप इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर बताता हूँ क्या आंसर। कर लिया अटेम्प्ट? गलत कर दिया ना, सी बता रहे हैं ना सारे के सारे, बोलो सी बोल रहे हो ना, पक्का पक्का सी बता रहे हो ना? इनकरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जब सस्ती सस्ती स्टेटमेंट डाली जाएंगी ना उस टाइम पर पता है क्या होगा, उस टाइम पर आप लोगों को यहाँ पे नहीं खेला जाएगा, आप लोगों को लगेगा वाह यार क्या आसान क्वेश्चन आ गया, अरे सारे के सारे पता है यार, पढ़ा रखा है सब कुछ है, पर लेकिन यहाँ पर खेल जाएगा एग्जामिनर आप लोगों के साथ में। तो आंसर डी हो गया। आप लोग बोलोगे बिल्कुल पता था भाई साहब, वो तो 100% सही क्वेश्चन है, पर लेकिन जब आकर देखोगे उत्तरी उन्हें कहता है ये अत्तरी वही रेते में रल गई, ठीक है। लोकल डायलॉग बोला जाता है कि जो मेहनत की थी सारी बर्बाद हो गई। 2017 में क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए पूछ लिया आप लोगों से, यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामाइन करना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 का रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। तो पूरा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में पूछ लिया, तो एक बड़ा ही बेहतरीन सा अब आप लोग आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है टॉपिक को तैयार करने का तरीका।
फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, उसको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर किया जाएगा। और बाकी बताना कि जो भी आप लोगों को समझ में आया या फिर जो भी है अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करके चलना है। फीडबैक जरूर देना। ओके दोस्तों, ये जो न्यूज़ है थोड़ी स्टार लगाने वाली है। जैसा आप लोगों ने एग्जाम का पैटर्न देखा तो उसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात करूंगा इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये न्यूज़ देखने को मिली, यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया के बीच में एक आइलैंड को लेकर लड़ाई है और उस आइलैंड पर साउथ कोरिया के द्वारा अभी अपनी मिलिट्री ड्रिल की गई, तो जिसके चलते जापान को टेंशन हुई और उसने बोला कि ये बिल्कुल गलत बात है। आथू, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी मुद्दा क्या समझ लेते हैं, दोनों के नाम याद रखिएगा। ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है, जापान इसको बुलाते हैं यहाँ पर तैकिसीमा, ठीक है। जापान इसको यहाँ पर तैकिसीमा के नाम से बुलाते हैं और साउथ कोरिया इसको यहाँ पर डोकोडो के नाम से बुलाता है। अगर तैकिसीमा या फिर डोकोडो लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही जगह के बारे में बात की जा रही है और ये सी ऑफ जापान के अंदर में आप लोगों को लोकेशन देखने को मिलेगी एग्जैक्ट यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात की जा रही है जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया और जापान के बीच में, और दोनों यहाँ पर अपना अपना वर्चस्व बताते हैं। जापान ने अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों किया, क्योंकि साउथ कोरिया ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पर जो यूएस, जैसे यहाँ पर जैसे पाकिस्तान जो है चाइना के साथ मिलकर पाक ऑक्युपाइड एरिया में यहाँ पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगे और इंडिया बोले कि हमारा एरिया है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं वो हमारा एरिया है और हम लोग यहाँ पर एक तरीके से अपने मैप में उसको दिखाते हैं हमारा, एक तरीके से हमारे अंडर में आने वाला एरिया है और यहाँ पर बदतमीजी काट रहे हैं, तो वो हम लोग उसमें अपना प्रोटेस्ट दिखा सकते हैं। तो तकासीमा आइलैंड जो है वो सिचुएटेड है यहाँ पर मिडिल ऑफ द सी ऑफ जापान के यहाँ पर, तो ये याद रख सकते हैं। तो दोनों के बीच में काफी पुराना ये लड़ाई है जो इस मुद्दे को लेकर चलती है। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके बड़ी जल्दी पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर में, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है एक इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। ये पहली बार पुडुचेरी में यहाँ पर देखी गई, जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गई। नॉर्मली देखिए कोई पर्टिकुलर एरिया में पाया जाने वाला पक्षी दूसरे एरिया में पाया जाता है तो वो न्यूज बन जाता है कि यहाँ पे कैसे पहुंच गया, उसको खाना नहीं मिल रहा था अपने एरिया में, उसको बेसिकली गर्मी सर्दी लग रही थी, क्या दिक्कत है यहाँ पर। सबसे पहले तो याद रखिएगा इसका साइंटिफिक नेम है यहाँ पर ओसिसोरिस, यहाँ पर बेरोस्ट्रिस, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। ओबी के नाम से भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। ये एक बहुत ही अनकॉमन टाइप की यहाँ पर एक हॉर्नबिल है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है पहले तो आप लोग ये बताइए, ठीक है। तो उसी के नाम से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिली कहाँ पर, ये बेसिकली कोडा पक्कम, ठीक है। तो कोडा पक्कम आप लोगों को देखने को मिले यहाँ पर पुडुचेरी के अंदर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा डायरेक्टली कि किस पर्टिकुलर एरिया में अभी रिसेंटली यहाँ पर पाई गई है। और इससे रिलेटेड एक रिवर का नाम भी है यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर सकरबर्नी रिवर कहाँ पर है, ये पुडुचेरी में है। तो यहाँ से आप लोगों को इसका भी पता चल गया अगर कल को कोई पूछे इस रिवर के बारे में। तो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है ये बहुत ही एक कॉमन हॉर्नबिल है जो फाउंड की जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो नॉर्मली एक तरीके से देखने को मिलेगा, ये पेयर्स में देखने को मिलती है और बड़े बड़े ऊंचे पेड़ पर अपने घर बनाकर ये नॉर्मली पाई जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये नोटिस की गई तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा। ये जो न्यूज़ है मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी। सरकार जानती है कौन कहां पर क्या क्या बदतमीजी काट रहा है और उसी का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में तसल्ली में छापा गया इसको कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को PMLA के एम्बिट यानी कि इसके अंडर में लाया जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, हमारे देश के अंदर एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और PMLA क्या है, ये कानून है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, यानी कि गलत तरीके से कमाए गए पैसे को अगर आप लोग सही तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो उसको रोकने का काम यहां पर करता है। तो इसके तहत यहां पर GSTN नेटवर्क को अभी यहां पर PMLA के अंडर लाने की बात की जा रही है। इससे क्या फायदा होगा, जो लोग क्या करते हैं वो बेसिकली फेक बिलिंग करते हैं। कई बार एक तरीके से ना कोई सामान है, मान लीजिए उन्होंने कोई सामान बेचा 50,000 रुपए का, ठीक है। बेसिकली उस पर जो बिलिंग की जाती है उस पर बिलिंग कर दी ओनली 5,000 रुपए की। अब पैसा सारा पॉकेट में चला गया, ओनली 5,000 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसी हरकतें करते हुए कई सारे लोग पाए जाते हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है अब उनकी तुरंत गर्दन पकड़ लेगा और कोई भी यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस आएगा तो इसको यहां पर सुधारा जा सकता है। तो GSTN नेटवर्क को लेकर यहां पर और अच्छे से यहां पर काम अभी किया जाएगा। GSTN नेटवर्क क्या है, जो GST से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम चलते हैं वो सारे इस नेटवर्क के ऊपर चलते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के साथ साथ में IT सिस्टम के साथ साथ में जो एक पूरा गवर्नमेंट भी यहां पर इसको बेसिकली ओन करती है और मैनेज करने वाली एंटिटी है। और IT सिस्टम है GST पोर्टल एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग यहां पर, जिसके ऊपर सारी चीजें जो है दर्ज रहती हैं। तो इसको जब यहां पर PMLA के अंडर में लाएंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला फंडा जो है वो काफी हद तक कम होता हुआ नजर आएगा। और बाकी आप लोगों को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पढ़ना है तो इसलिए PDF पर जाना, ऊपर ED लिख देना बस। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में सब कुछ चीजें जो है वो खुलकर आ जानी है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी
कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये आप लोग के दोनों तरीके से आप लोग देखते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर जो 2 कानून के थ्रू काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जिसको फीमा बोलते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हिसाब से काम करती है। इसको बनाने का बेसिक पर्पज ये था कि कैसे हम लोग को जो भी यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको कैसे हैंडल करना है, और किस तरीके से यहाँ पर इंटरनली भी अगर कोई मनी, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी वाला चीज निकल कर आता है उसको कैसे मैनेज करना है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट तक बनाए जाते हैं इसके केसेस को यहाँ पर देखने के लिए, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों से यूपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, कल को अगर क्वेश्चन इसके बारे में बने तो आप लोगों इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बनते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो यहां से जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली आप लोग का एसएलवीपीडिया या फिर आप लोग का एसएलवी विकीपीडिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहां पर आने वाले टाइम में भी अपडेट की जा रही है, टेंशन मत लेना, अच्छे से आप लोग एंजॉय करते रहिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को फायदा देखने को मिले। जीएसटीएन जो है वो लॉन्च किया गया यहाँ पर, जियो कोडिंग इन ऑल स्टेट एंड यूटीज। तो यहाँ पर ये भी एक न्यूज है यहाँ पर इसी से रिलेटेड यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी क्या किया जा रहा है, जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पर कई तरीके के रजिस्ट्रेशन देखने को मिलते हैं, तो अभी उसको और अच्छे से यहाँ पर एक तरीके से ठीक किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कंसर्न है फेक रजिस्ट्रेशन जो भी यहाँ पर है आज के डेट में, कि किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट जा रहा है वो सारी चीजें, तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटीएन नेटवर्क को एक तरीके से फेक बनाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीके से। तो उसके तहत यहाँ पर इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो जियो कोडिंग जो है यहाँ पर ये कन्वर्ट करेगा एड्रेस जो भी डिस्क्रिप्शन है उसकी लोकेशन में। मान लीजिए आप लोगों ने कोई एड्रेस डाला तो उसकी लोकेशन वहां पर दिखाने लगेगा, इससे पता चलेगा कि ये पूरा कार्यक्रम कहां पर हो रहा है। तो इससे समझ में आ पाएगा कि अच्छा यहां पर ये चीजें चल रही हैं। तो एड्रेस डिटेल जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है जियो कोडिंग में कन्वर्ट की जाएगी, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो जीएसटीएन नेटवर्क जो है यहाँ पर जियो कोडिंग में कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर और अच्छे से यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि कहां कहां पर क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, यानी कि चीजों को ट्रैक करना, ट्रेस करना आसान हो जाएगा। तो ये आप लोगों से यहाँ पर चीजें समझ सकते हैं। जीएसटी के बारे में अगर बात करें, अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जीएसटी जो है वो कब इंप्लीमेंट किया गया। जीएसटी आप लोग बताइए किस पर्टिकुलर डेट में हमारे देश में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, ये बताना है आप लोगों को, क्योंकि ये जो डे है जीएसटी डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। डिफेंस की न्यूज है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये बात की जा रही है पंजाब रेजिमेंट के बारे में। तो पंजाब रेजिमेंट के जो सोल्जर हैं वो मार्च करेंगे यहाँ पर बेस्टिल डे में, जो परेड में पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पंजाब रेजिमेंट के जो सोल्जर हैं वो यहाँ पर मार्च करेंगे बेस्टिल डे। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने वाला है। 14 जुलाई को यहाँ पर ये इनका, जिस तरीके से हमारे देश में हमारे जो इंपॉर्टेंट डे जो है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऐसे ही 14 जुलाई को यहाँ पर बेस्टिल डे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रांस के अंदर में। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गेस्ट ऑफ ऑनर। यहाँ पर जो फ्रांस का जो नेशनल डे है उसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को एक तरीके से चीफ गेस्ट के तौर पर जो है इनवाइट किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप लोग देखते हैं हमारे 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसमें चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया था अब की बार, ये आप लोग को बताना है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो फ्रांस में होंगे, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, और हमारी जो पंजाब रेजिमेंट है वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये भी एक डिफरेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक न्यूज काफी ज्यादा देखने को मिल रही है कि यूएसए के पास में जो भी केमिकल वेपन थे वो यहां पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया उसके द्वारा कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिए कि जो लास्ट केमिकल वेपन थे वो भी उसके पास में, और क्लोज कर रहा है डेडली चैप्टर ड्यूरिंग द जो वर्ल्ड वॉर का था यहां पर उसके पास में बचे हुए थे, ये बात यहां पर बोली गई है। तो यूएसए ने डिस्ट्रॉय कर दिए केमिकल वेपन। केमिकल वेपन एक ऐसे हथियार होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गैस है वो कहीं पर छोड़ दी और उसको सूंघने के बाद में बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तो ये इस तरीके से बहुत ही डेडली वेपन होते हैं। ये इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं करते हैं, सबको लपेट लेते हैं यहाँ पर ये। तो इसका बहुत बड़ा जत्था यूएसए और रशिया के पास में देखने को मिलता है, बल्कि इसके ऊपर कई सारे कन्वेंशन वगैरह भी देखने को मिलते हैं कि हाँ इसको खत्म कर दो, पर लेकिन ये कंट्री यहाँ पर इसको खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो कई बार बोलता है कि इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये इन ह्यूमन प्रैक्टिस है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा सेरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ पर आप लोगों को सीरिया के अंदर भी देखने को मिला। केमिकल वेपन के तरीके से कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन फैला देती हैं। इवन जैसे आप लोग देखो भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था, कौन सी गैस निकली थी बताइए जरा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो उसने रातों ही रात में दुनिया भर के लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इवन इंसानों के साथ में जानवरों को भी अपने लपेटे में लिया उसने।
तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं इंसान की एक तरीके से इंसानियत के खिलाफ होती हैं, तो ये चलती नहीं रहनी चाहिए, इनको बंद होना चाहिए। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो 1997 में आया था, और 193 जो है कंट्री आज के डेट में यहाँ पर इसको ज्वाइन किए हुए हैं, पर लेकिन इसको उस लेवल पर चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं जैसी होनी चाहिए। तो उसको, क्योंकि जब तक आप लोग खुद देखिए, एक गांव में 5 बहुत ही अमीर आदमी रहते हैं और बाकी पूरा गांव है। अमीर आदमी जो करते हैं वो गांव में ट्रेंड बन जाता है। अगर ये 5 अमीर आदमी जो है अपने आप को सुधार ले तो सारा गांव जो है वो इमीडिएटली सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यही ठीक हो जाएंगे तो फिर सारी चीजें सही चलने लगेगी, क्योंकि दादागिरी नहीं की चलती है। तो वो 5 अमीर आदमी कौन है? वो है यूएन के 5 जो मेंबर हैं बेसिकली, जिनके पास में वीटो पावर है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं इसको। ओके, आइए अब कुछ आप लोगों के बूस्टर देख लेते हैं यहाँ पर, जिसमें आप लोगों का स्कोर बूस्टर होगा, आप लोगों को थोड़ा सा फायदा होगा। कई बार वनडे टाइप एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बोला गया कौन सी मिनिस्ट्री ने अनवील किया यहाँ पर नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023? हेल्थ, साइंस, रूरल या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री? सही आंसर क्या है वैसे आप लोग बता सकते हैं, ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ द चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसका। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्रकाश जावड़ेकर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, इसी के साथ में राजेश बंसल, और यहाँ पर बात की जा रही है वीरप्पा मोइली। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इसका चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि हम लोगों ने कई देश से अभी यहाँ पर चीता अपने देश से मंगाए हैं। वो देश कौन कौन से हैं बताइए जरा, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर एक्सपो सेट के बारे में। इंडिया का फर्स्ट ये है बेसिकली पोलीमेट्री मिशन, जो यहाँ पर बनाया गया किसके द्वारा? इस डीआरडीओ, इसरो, एचएएल या फिर बीएल, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर सिंजाऊ 16 मिशन, ठीक है। तो अगर पहले भी आप लोगों को पता होगा 1 2 3 के बारे में तो आंसर आप लोग दे दोगे। तो साउथ कोरिया, जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, सही आंसर आप लोगों को बताना है। सी सेट का प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने है, जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और सी सेट के बारे में फिर से एक इन्फॉर्मेशन, जो कि कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सी सेट की क्लास चलती है 6 के 6 दिन। जी हाँ, किस दिन मैथ्स की होती है और किस दिन इंग्लिश की होती है उस पर मेंशन कर दिया करो, ठीक है। तो अब से आप लोगों को यहाँ पर उस पर मेंशन कर दिया करेंगे कि किस दिन मैथ्स की होती है और किस दिन इंग्लिश की होती है, उसके ऊपर आगे लिख दिया करेंगे, ठीक है। वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि कई बार कई सारे टीचर, मान लीजिए कोई टीचर नहीं आ रहा है तो उसकी जगह दूसरे टीचर की क्लास लगा देते हैं, तो इसलिए मैं उसको डायरेक्ट लिख देता। मैंने कहा कई बार ना कुछ हो जाता है कि हाँ टीचर नहीं है वहाँ पर, तो क्लास चलती रहे, ठीक है। पर इंग्लिश की इंग्लिश वाले सेक्शन में जाएगी, याद रखना, और मैथ्स की आप लोग की मैथ्स वाले सेक्शन में जाएगी, ये आप लोग याद रखना, जो कि वहां पर बने हुए हैं क्वांट वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और इंग्लिश में जो सेक्शन आप लोग का कवर करने के लिए 2 टीचर हैं, एक तो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कवर करेंगे और दूसरे जो टीचर हैं वो बेसिक इंग्लिश कवर करेंगे, जो कि आप लोगों को मेंस में भी काम आएगी। जो आप लोगों का कंपलसरी जो आप लोगों का एक पेपर नहीं होता है मेंस में इंग्लिश का, बेसिकली कंपलसरी पेपर होता है क्वालिफाइंग, तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी 300 मार्क्स का होता है। तो उसमें जो बेसिक इंग्लिश है वो टीचर वहां पर कवर करेंगे। ये सी सेट के कोर्स के अंदर में अवेलेबल है, ताकि इंग्लिश भी आप लोग की अच्छे से इंप्रूव हो सके। और जो ऑलरेडी मेन कोर्स में इनरोल हो चुका है वो याद रखना, वो सी सेट का कोर्स अलग से मत लेना, बहुत ही ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है इस चीज को लेकर, बार बार पैसे रिफंड करने पड़ते हैं। और जैसे अभी महीना भी चेंज हो गया तो जीएसटी भी वहां पर पेमेंट हो जाता है, फिर एप्लीकेशन फी सब कुछ चला जाता है, और उस टाइम पर फिर आप लोग बोलो कि यार ऐसा कुछ कर लो, तो फिर यार देखो दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें देखना आप लोग यहाँ पर। तो जो भी आप लोग चीज़ों में इनरोल करो, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लो कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, उसके बेस पर ही काम करो। और जो भी ऑलरेडी ईपीएफओ में है वो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो है यहाँ पर बच्चे जो है ऑलरेडी जो है यूपीएससी कोर्स में आ चुके हैं। तो ये जो कोड वाला चक्कर था ये जल्दी ही बंद होने जा रहा है, तो जिसने एडमिशन ले लिया वो देख लेना जल्दी, फिर बाद में फिर आप लोग मेल करते हो, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो आप लोग इनका आंसर दीजिए। बाकी इसके चलते हम लोग तब तक यहाँ पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट लोकेशन, जिसका नाम है यहाँ पर पोंग डैम लेक। पोंग डैम लेक जो है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली महाराणा प्रताप सागर जो आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर रिजर्वायर, तो उसके साथ में कनेक्ट करके आप लोग इसको देख सकते हैं। 1975 में यहाँ पर ये बिल्ड की गई थी ब्यास रिवर के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग आप लोगों से पूछे जाएंगे बड़े ही आसानी से, फिर बोलो ये क्वेश्चन कहां से आ गया। इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया यहाँ पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। 1994 में इसको वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बना दिया गया, और 2002 में रामसर साइट भी। तो स्टार लगाने वाली लोकेशन है, इसके बारे में याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछा है तो कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। तो ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो ये बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की।
इसके द्वारा नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी अनवील की गई अभी यहाँ पर। तो मनसुख मांडविया साहब जो हैं वो हैं यहाँ पर मिनिस्टर, याद रखिएगा। तो कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं इस फील्ड में वो बात की जा रही है। ये यहाँ पर कौन है, इनका नाम याद रखते हैं आप लोग, इनका नाम है राजेश बंसल। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा 11 मेंबर कमेटी है। तो राजेश बंसल जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम है उनको अपॉइंट किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो चेयरपर्सन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक्सपो सेट, इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो ये किसका है, ये है इसरो का प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्सपो का मतलब क्या है, एक्स रे पोलीमीटर सैटेलाइट है यहाँ पर। तो फर्स्ट पोलीमेट्री सैटेलाइट है यहाँ पर जो करंटली इसरो के द्वारा बिल्ड किए जा रहे हैं, ये रमन रिसर्च सेंटर में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है, आगे इसके बारे में और न्यूज आएगी, अभी तो बस इसको बिल्ड किया जा रहा है, जैसे और डेवलप होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है संजू 16 के बारे में। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता है, चाइना यहाँ पर अलग अलग मिशन छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा याद रखते हैं। सी सेट का क्वेश्चन जो था इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली सी, इसको आप लोग देख लेना, जब अटेम्प्ट करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा आंसर, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट लोकेशन हम लोगों ने देख ली। आइए अब बढ़ते हैं आप लोग के अंग्रेजी वाले सेक्शन की ओर। तो आइए आप लोगों को कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूं। आंसर राइटिंग आप लोगों के लिए यहां पर काफी फायदा होगा अगर वोकैबुलरी रहेगी। इसी के साथ में एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग में डायरेक्ट फायदा होता है। पहला जो शब्द है ये लंगूर, लंगूर नहीं लंगूर। लंगूर तो कितना ज्यादा फुर्तीला होता है, यहां पर बात की जा रही है लंगूर के बारे में, शिथिल होता है, आलसी, सुस्त, उदासीन ठीक है। तो ये उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग लंगूर, यहां पर लंगूर का उल्टा है बेसिकली, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है, ये है मेटल, इसका मतलब होता है उत्साह, ठीक है। उत्साह मतलब एक तरीके से ऐसा इंसान जो कि कहीं ना कहीं उत्साह से भरा हुआ है, जिसके अंदर में क्षमता है कई सारी, एक तरीके से स्पिरिट है इंसान के अंदर में कुछ कर गुजरने की, ऐसे इंसान के लिए आप लोग ये शब्द यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैडी, इसका मतलब है चतुर, यानी कि जिसके हेड यानी कि सर में बुद्धि है, अनुभवी इंसान है, उसको आप लोग चतुर इंसान यहां पर बोल सकते हैं। तो ये शब्द भी कई बार आप लोगों ने इस्तेमाल होता हुआ सुना होगा। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये फेसिशियस, टी साइलेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब है हंसकर, चंचल तरीके का इंसान होता है कि हंसकर बातें करना, काइंड ऑफ, ठीक है। किसी चीज को, इशू को भी, सीरियस को भी एक तरीके से हंसकर टाल देना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ये भी एक हुनर होता है इंसान का, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से हंसकर बात की जा रही है बेसिकली। सैम क्या होता है, दिखावा, चीजों का दिखावा, और नहीं कहते ऊंची दुकान फीके पकवान। तो ये शब्द आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना और फीडबैक जरूर देना। किस किस ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है वो जरूर बताना है यहाँ पर, और जाकर अपना क्विज डेली अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। और वहां पर सीरियस बच्चे हैं, ये अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, खासकर इससे और अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।